मैं अगर ये पूछूं आपके लिए माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट मेरे लिए और आप पद्मश्री हैं, तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड मिला हुआ है, 7 बार माउंट एवरेस्ट कर चुके हैं। आप एक बार बहुत क्लोज थे एक एवलांच के। मैं बोलता हूँ कि जैसे 12 बजे बाद यदि आप सबमिट कर रहे हैं आफ्टरनून में, यदि आप सबमिट करते हो, मैं उसको सुसाइडल अटैम्प्ट मानता हूँ। और जब हम खुम्बू आइस फॉल क्रॉस कर रहे थे तो 2 फॉरनर और 1 शेरपा जस्ट हमें क्रॉस किया था उन्होंने। तो इतने में काफ़ी बड़ा वो अवलांच वहाँ से आया, आइस का पूरा, आइस के बड़े बड़े बोल्डर, और उसका फोर्स ही इतना था। तो एक बार हाथ पांव उस एल्टीट्यूड में ठंडा हो गया, फिर उसको गर्म करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ठंड का जो है आपको सेंसलेस हो जाता है ना वो। फिर आपको लगता है कि वो गर्म हो गया, हाथ तो मेरा गर्म हो गया, पाँव मेरा गर्म है, लेकिन वो गर्म नहीं, वो फ्रोजन में चला गया, वो फिर फ्रीज हो रहा हो। तो धीरे धीरे आइस बन जाएगा। और जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिनके लिए माउंटेन सिर्फ एक पीक नहीं, एक कमिटमेंट है, जो माउंट एवरेस्ट को अपनी माँ बोलते हैं। एक ऐसा नाम जो हिमालय की बर्फ पर लिखा गया और हर समिट के साथ और गहरा होता चला गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव बौना से निकले एक इंसान जिसके सपने पहाड़ों से भी ऊंचे थे। बेसिक माउंटेनरिंग, एडवांस्ड माउंटेनरिंग, सर्च एंड रेस्क्यू में स्पेशलाइजेशन, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जहाँ थकान रुकती है लेकिन जुनून नहीं। नंदाकोट, कंचनजंगा, 38 से ज़्यादा पीक्स, लेकिन असली कहानी एवरेस्ट से जुड़ी है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार माउंट एवरेस्ट। ये सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं, ये लीडरशिप है, ये कमिटमेंट है, ये एंड्योरेंस है, और उनका डिसिप्लिन है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सर्विंग ऑफिसर, बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एडवेंचर ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर, जहां वो सिर्फ क्लाइंब नहीं करते, वो लीडर्स बनाते भी हैं। 2003 में तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, गोल्ड मेडल फ्रॉम आईएमएफ, और 2014 में भारत सरकार से पद्मश्री। ये और इनकी वाइफ रीना कौशल धर्मशत्रु एक फैमिली फ्रेंड्स हैं। सो लेट्स कम एंड ज्वाइन पद्मश्री अवार्डी, 7 टाइम एवरेस्ट समिटर, बीएसएफ ऑफिसर, डिप्टी कमांडेंट लवराज सिंह धर्मशत्रु। वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स एंड लव। आपको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, केवल आपको नहीं, मतलब आपकी वाइफ जो रीना कौशल हैं, तो फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग। और शायद आप और आपकी वाइफ एक ऐसे कपल होंगे जिन्होंने एडवेंचर फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। रीना कौशल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्की टिल साउथ पोल, और अभी भी वो स्कीइंग करा रही हैं मुनस्यारी में। और आप पद्मश्री हैं, तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड मिला हुआ है, 7 बार माउंट एवरेस्ट कर चुके हैं, और शायद 60 हाँ, ऑलमोस्ट 60 पीक्स मैंने किए, 7000 6000। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड उसी से रिलेटेड आज हम सारी ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार आप इतनी सारी पीक्स थके नहीं है। मतलब लोग बाग कहते हैं ना कि मैंने एवरेस्ट कर लिया तो अब मेरा हो गया, बट आप 7 बार कर चुके हैं और अभी 8वीं बार की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएसएफ की टीम के साथ आप उसको लीड कर रहे हैं। तो वेलकम अगेन, वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर। इनफैक्ट मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन इतना आपके बारे में सुन रखा है, मेरे को लग रहा है मैं ऑलरेडी आपको जानता हूँ। सर मैंने आपका चैनल देखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं माउंट एवरेस्ट से ही, जी सर। आपकी जर्नी। मैं अगर ये पूछूं आपके लिए माउंट एवरेस्ट क्या है?
माउंट एवरेस्ट मेरे लिए एक तरफ से भगवान है, और मेरे लिए मैं उसको माँ बोलता हूँ, क्योंकि माँ जो है हमेशा अपने बच्चे से प्यार करता है, और माउंटेन बोलते कॉल करता है। तो माँ ने मुझे हमेशा, एवरेस्ट ने मुझे, सागर माथा ने मुझे कॉल किया, और इतनी बार मैं एवरेस्ट तक पहुँचा। और एक इतना बैकग्राउंड, एक रिमोट एरिया से आने के बाद इतना एक्सपेंसिव गेम में मुझे जो है हर 2 साल 3 साल बाद जो है बुलावा आता है, और मैं जाता हूँ। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग पूछते भी हैं कि जैसे अभी आपने भी पूछा कि आप बार बार क्यों जाते हैं, तो बार बार जाने का एक तो यह है कि मेरा अलग अलग थीम होता है, कभी क्लीनिंग के उसमें, कभी मेडिकल कैंप के लिए, कभी वहाँ पे लोगों से इन्वायरमेंट के बारे में बताने के लिए, और लोगों को हाइजीन के बारे में बताने के लिए, रिमोट एरिया में खासकर। और तो वो एक अलग अलग थीम लेके मैं जाता हूँ, और उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वो बात पहुँचे। और वही है कि वो मुझे बार बार बुलाती है, शायद इसीलिए बुलाती है कि भाई लोगों को तुम इन्वायरमेंट के बारे में, हाइजीन के बारे में इस तरह से आप उस एरिया में लोगों को बताएं, क्लाइंबर्स जो आते हैं उनको बताएं। तो इसलिए मैं उसको वहाँ पे जाता हूँ, और मैं सागर माथा को अपने माँ की तरह मानता हूँ। लव, जैसे आपने बताया कि आप बहुत रिमोट इलाके से आए हैं, तो माउंटेनियरिंग का शौक कहाँ से आया? माउंटेनियरिंग का शौक यदि आप कहो तो मैंने बताया कि भाई मैं उधर रहता हूँ, आज भी मेरे गांव में गाड़ी नहीं जाती है, पैदल जाते हैं हम लोग। कहाँ पर? मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बोना करके एक गांव है। तो वहाँ पे वहाँ मैं रहता हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, 2021 में मैं नेपाल में ही था, जब कोविड चला हुआ था, तभी मैं एवरेस्ट में था। उस टाइम पे पहला कॉल आया मेरे को मेरे गांव से कि हमारे यहाँ इंटरनेट वो लग गया, जियो का जो है टावर लग गया 2021 में। 2021 में। तो आप सोचो कितनी खुशी मेरे को मेरे गांव से जो है वो था, तो वो एक अलग सी खुशी थी। और रोड अभी भी जो है कोई वो नहीं है, तो 5-6 किलोमीटर हम लोग पैदल ही चलते हैं, बरसात में तो 10-12 किलोमीटर पैदल होता है। तो ऐसे जगह से आके जो है उस टाइम फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा नहीं था उस एरिया में। तो फिर दिमाग में ये था कि कुछ पेरेंट्स को भी जो है ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन ना जाए फाइनेंशियली, और पढ़ाई के साथ साथ जो है हम ये भी करें, कुछ काम करें। तो ये माउंटेनियरिंग एक दिमाग में आया कि भाई ऐसे कोर्सेज भी होते हैं, और फिर इसमें जो है इंस्ट्रक्टर भी बनते हैं लोग। तो तब तो ये था कि इंस्ट्रक्टर बनने तक के कहा था कि भाई यार कुछ रोज़गार मिले, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर जैसे जैसे मैंने कोर्सेज किए, फिर आपने शुरू कौन से कोर्स से किया? निम से मैंने कोर्सेज किए, फिर निम में मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा, और उससे पहले OSD था, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी करके, यूपी के टाइम में 2 इंस्टीट्यूट थे, एक उत्तरकाशी में था, एक अल्मोड़े में था। अच्छा। उसमें भी मैंने काम किया। तो वहीं से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। और सबसे पहली बार कब आया कि अब माउंट एवरेस्ट करना है? तो माउंट एवरेस्ट तो आदमी का ड्रीम तो होता ही है, जैसे एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि मैं ओलंपिक खेलूं, एशियाड खेलूं, कॉमनवेल्थ खेलूं, उसमें गोल्ड लाऊं, गोल्ड भी ना भी लाऊं तो पार्टिसिपेट करूं। तो ये एक दिमाग में तो हर एक माउंटेनियर का रहता ही है, जो बेसिक कोर्स करता है उसका दिमाग में ये रहता है कि मेरे को माउंट एवरेस्ट करना है, और वो चांस बहुत कम लोगों को मिल पाता। तो मैं लकी हूँ कि मुझे वो चांस मिला। और जैसे मैंने कोर्सेज की, तो ये था कि भाई मैंने माउंट एवरेस्ट करना है, वो मेरे उसमें भी था। और मुझे पहला चांस मिला 1998 में नॉर्थ साइड से, चाइना साइड से। ये ऑडियंस के इंफॉर्मेशन के लिए सबको, मतलब ऑफ कोर्स आपके जैसे तो पता होगा ही नहीं बट कितने साइट्स हैं और कहाँ से अप्रोच हो सकता है, और उसमें टेक्निकली कौन से ज़्यादा डिमांडिंग हैं, कौन से कम डिमांडिंग हैं? आप अगर यदि आप नॉर्थ से देखें तो नॉर्थ साइड से डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो टोटल 15 रूट है इसका, एवरेस्ट का। तो अलग अलग रूट से, काफ़ी रूट से इसमें क्लाइंबिंग हो रखी है। और नॉर्थ से जनरली जो है नॉर्थ से और नेपाल साइड से जो है साउथ वेस्ट से जाते हैं लोग, और साउथ कॉल से, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रूट है। आप दे दे जो नॉर्मल एवरेज जाते हैं वो साउथ कॉल होते हुए साउथ कॉल
साउथ वेस्टर्न रूट भी बोलते हैं उसको, या वेस्ट से जाना चाहे तो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए बहुत ही लॉजिस्टिक बहुत अच्छा चाहिए आपको, क्लाइंबर बहुत अच्छा चाहिए। तो ऐसे नॉर्थ से भी जो है, नॉर्थ ईस्ट से यदि आप जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टीज लेवल वो तिब्बत से है। तो दूसरा वहाँ पे क्या है कि तिब्बत साइड से एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे रेस्क्यू के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, चाइना गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। तो रेस्क्यू यदि कहीं ऊपर किसी कारण से कुछ हो जाता है किसी को, तो आपको बेस कैंप लाना ही पड़ेगा उसको। नेपाल साइड से क्या है कि रेस्क्यू सिस्टम बहुत अच्छा है, हेलीकॉप्टर आपका 23,000 तक जाके लॉन्ग लाइन करके लेके आ सकता है, कैंप 2 तक तो लैंड ही करता है वो। तो वहाँ से ये एक अच्छा है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ का वो देखें तो नौ साइड से क्या है कि उसका रिज बनता है, जो रिज बनता है वो अप डाउन काफ़ी है। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी किसी को यदि ज़्यादा एल्टीट्यूड में, तो रेस्क्यू करना मुश्किल है। बहुत ही चैलेंजिंग है। साउथ साइड से कम यह है कि आप यदि आपके पास मैन पावर है, अच्छा वो है, आप मेंबर, तो रेस्क्यू करके काफ़ी नीचे तक उसको ला सकते हैं, जहाँ से कि हेलीकॉप्टर जो है आगे आपको। जी, जैसे ये शेरपास वगैरह का सपोर्ट होता है साउथ वेस्ट साइड से, तो वो नॉर्थ साइड से भी उनका सपोर्ट नॉर्थ साइड से भी ज़्यादातर नेपाल की शेरपा जाते हैं, और अभी तो कुछ लोग चाइना के कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, पर ज़्यादातर नेपाल का ही लोग ले जाते हैं जो नॉर्थ से जाते हैं। और दूसरा विंडी बहुत है, बहुत ज़्यादा विंड है वहाँ पे, नॉर्थ वाला। और रॉकी है, विंडी है, तो वैसे कंपेरिजन यदि देखा जाए टेक्निकली उससे तो ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अभी शेरपा की हमने बात करी तो, एंड बहुत सारे मूवी वगैरह भी बनी हुई हैं एंड सभी ने क्रेडिट दिया है, बट हम दोबारा से एक बार आपसे पूछना चाहेंगे कि शेरपा की इम्पोर्टेंस पूरे एक्सपीडिशंस में और माउंटेनियरिंग में कितनी है? तो शेरपा गाइड जो है ना, उसके बिना इम्पॉसिबल जैसा है क्लाइंबिंग, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती भी होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं उन पे, और उनको काफ़ी नॉलेज भी होता है, और उस एल्टीट्यूड में रहते हैं वो फिजिकली भी जो है बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके बिना मेरे को नहीं लगता कि एक्सपीडिशन सक्सेस होगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है या उनका लोड कैरी करने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, और वो एक मेंबर का इतना वो नहीं है, क्योंकि वो एक तो उस एल्टीट्यूड में रहते हैं। दूसरा क्या है कि उनका जो मेरे को लगता है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि उस एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा कोई खेती बाड़ी बहुत अच्छा होता नहीं है। तो यही एक एक्सपीडिशन है या फिर ट्रैकिंग है, इसी से उनकी रोजी रोटी चलता है। और डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एजेंसीज़ हैं तो हर एजेंसी चाहता है कि अच्छा शेरपा, अच्छा फिजिकली, मेंटली, और थोड़ा बोलने में भी हो, इस टाइप के शेरपा उनको चाहिए। और एक एज के बाद जो है शेरपा हर वो तो है ही, नेचुरली है कि एक फिजिकल कम हो जाता है, तो वो लोग पूरी वो करते कि नेक्स्ट बार भी मेरे को इस एजेंसी के साथ मौका मिले जाने का, जिससे कि मैं अपना रोजी रोटी करूं और बच्चे अच्छे जगह एजुकेशन मिले, या ये है। तो वो उनके दिमाग में भी एक वो चीज़ें रहता है, इसीलिए वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर मेहनत करते हैं। और जहाँ पे बोनस सिस्टम होता है वहाँ पे, जैसे 5 किलो कैंप 1 से कैंप 2 5 किलो सपोज लेके जाना है, तो 10 किलो लेके जाएंगे तो उसको डबल मिलेगा, उसका ना डबल लोड का पैसा मिलेगा। तो इस तरह से भी वो लोग करके जाए, ज़्यादा ज़्यादा अर्निंग जिससे हो, और जिससे कि उनका फैमिली लाइफ अच्छी कटे, बच्चे अच्छे एजुकेट हो। तो ऐसा काफ़ी है, इसलिए वो मेहनत भी करते हैं। दूसरा, जो क्लाइंबर जाता है उसको बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं रहता है कि उसने क्लाइंबिंग करनी है, उसको थोड़ा नेचर को देखना है। तो इस तरह से जो है उनका मेन है, उनका अपना परफॉर्मेंस बेस है वो। उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उसको नेक्स्ट बार एक्सपेक्टेशन मिलेगा और ट्रैकिंग मिलेगा, ये मिलेगा, वो है। आपका पहली बार, हम वापस आते हैं, आप Yeah. जब पहली बार एवरेस्ट गए थे तो क्या फीलिंग थी और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जब पहली बार जब मैं एवरेस्ट गया, उससे पहले मैं बहुत सारे पीक्स तो मैंने कर रखे थे, और 7000 भी कर रखा था, लद्दाख साइड में भी किया था मैंने। और बेसिकली मैं स्टार्टिंग मैंने पॉटर से किया था, एज ए हाई एल्टीट्यूड पॉटर मैंने स्टार्ट किया था। और फिर वहाँ से मैं कहाँ आप एज ए हाई एल्टीट्यूड पोर्टर कहाँ? हाई एल्टीट्यूड पॉटर में जो लेडीज एक्सपीडिशन था मोस्तंग कांगरी,
लद्दाख में। उसमें मैं 92 में 93 में वो एवरेस्ट गए थे, तो उसमें मैं हाइल्टू पॉटर गया था। उससे पहले भी मैं 2-3 एक्सपीडिशन में एज ए हाइल्टू पॉटर में गया हुआ था। और वहाँ से देखा जाए तो मेरी एक्चुअल जर्नी वहाँ से शुरू होता है। और फिर मैं कोर्सेज किए, फिर इंस्ट्रक्टर बना, फिर मैं बीएसएफ में आ गया हाँ, और आज बीएसएफ में मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ और माउंटेनिंग टीम पूरा एडवेंचर का वो देखता हूँ, जिसमें स्कीइंग है, माउंटेनिंग है, राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ये सब। तो पहला जो एक्सपीरियंस था आपका, उस पर दोबारा से मैं आपको लेके आऊँगा कि जब पहली बार आप गए फिर माउंट एवरेस्ट, तो वो सक्सेसफुल था, आपने सबमिट करी थी पहली बार में? पहला वाला जो एक्सपीडिशन था वो बॉम्बे वालों का था, टाटा मिलेनियम एवरेस्ट एक्सपीडिशन के नाम से था वो, नॉर्थ से। और उस एक्सपीडिशन में ज़्यादातर टाटा के एम्प्लॉयज़ थे, टिस्को के एम्प्लॉयज़ टाटा के। और उसमें कुछ लोग थे जो क्लाइंबर भी थे, कुछ थे जिन्होंने ट्रैकिंग हैकिंग किया था। तो उनको 1997 में उनको ट्रेनिंग देने का मेरे को मौका मिला गंगोत्री रेंज में। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मेरा नेचर, मेरा फिजिकल, ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को लेके जाना चाहिए। और एक मैं था, एक हिमाचल का था, 2 लोगों को हमें उन्होंने अपने टीम में एज ए मेंबर ले गए। और लकीली जो है मैं और टाटा का एक सुरेंद्र चौहान करके था, हम 2 लोग टॉप में पहुँचे उस टाइम में। अच्छा, उस टीम के सिर्फ एक आदमी पहुँचे? हाँ, 2 लोग पहुँचे हम लोग टॉप में। और तब जो है रोड रूफ फिक्सिंग, लोड फेरी सब करना पड़ता था उस ज़माने में, उस टाइम में। 1997 में तो काफ़ी अप डाउन करना पड़ता था और लोड फेरी भी करनी पड़ती थी। तो ये सारा टेक्निकल। लोड फेरी मतलब आप अपना सामान लेके, और सामान भी जो बाकी सामान भी उसको भी पहुंचाना है आगे, आप छोड़ेंगे फिर वापस आएंगे। हाँ, इस तरह से फिर वापस आएंगे। कितनी बार? जो काम अभी शेरपा कर रहे हैं। हाँ, जो अभी शेरपा तब भी करते थे शेरपा, लेकिन तब उनके साथ भी जो सपोर्ट करना ही पड़ता था आपको। आजकल तो SVCC है, वो लोग भी नीचे कुंभो आइस फॉल में रोप होप लगाते, तो आजकल टेक्निकल गियर भी काफ़ी अच्छे हो गए, लाइट वेट हो गया। तब कोफ्लाज के शूज़ होते थे, भारी होते थे, बैग भी काफ़ी भारी होते थे उस टाइम में। तो वो उस टाइम में जब मैं एवरेस्ट में गया तो मतलब 1998 में। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि महाराष्ट्र वाले हो गए और वेस्ट बंगाल के हो गए, इन्होंने माउंटेनियरिंग को, एडवेंचर स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखा हुआ है इंडिया में। अब तो खैर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उस टाइम में सबसे ज़्यादा यही लोग करते थे, इसी 2 स्टेट के लोग ज़्यादा करते थे। और तो उनका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत बहुत ज़्यादा वो एनर्जेटिक थे, बहुत ज़्यादा उनका ड्रीम था, बहुत ज़्यादा एक्सपीडिशन के साथ इन्वॉल्वमेंट था उस, खासकर बॉम्बे में जो लोग थे। और बहुत ही लेविश एक्सपीडिशन था वो, मतलब उसका पैकिंग, हम लोग एक दिन में एक पैकेट खोलते थे, उस पैकेट के अंदर सब कुछ होता था, मार्चिस से लेके, कैंडल से लेके, खाने का सामान सब होता। उस आज के दिन आज का ही पैकेट खुलेगा, कल दूसरा पैकेट खुलेगा, और उसमें जो बच गया वो साइड में। तो इस तरह से इतना बढ़िया उनका वो था, पैकिंग बॉम्बे से ही पैकिंग किया हुआ था हम लोगों ने। और तो उस टाइम एक तो 8000 मीटर का पहला एक्सपीडिशन था, 7000 तो मैंने बहुत से किए थे, पर वो ड्रीम था कि मैं, और डर भी था अंदर से कि पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। और फिर अपना ये था कि अपने मेहनत पे, अपने टेक्निक पे भी कॉन्फिडेंस था। तो कई बार होता है ऐसा, और वो चीज़ें बहुत अच्छी रही मेरे साथ। और हम लोग गए और मेंबरों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और हम 2 लोग टॉप तक पहुँचे। तो अब एक नया, पहली बार जब आप एवरेस्ट में जाते हैं ना, तो पहले आप नीचे तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, जब आप टॉप में पहुँचते हैं ना तो सब कुछ भूल जाता है आदमी, है ना। बहुत ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता, मतलब सोचने का इतना वो नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा आता है फ़ोटो खींच के और निकलने के, जल्दी जल्दी नीचे निकलूँ, ऐसा ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा दाएँ बाएँ भी नहीं देखता, एक डर भी रहता है अंदर से कि मैं सेफली नीचे जाऊँ। और ऑक्सीजन, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो अपना रोप पकड़ के दाएं बाएं कम देख के जो है सीधे नीचे उतरने की कोशिश होती है। पर धीरे धीरे जब
आदमी जाता है और एक्सपीडिशन करता है तो फिर बहुत सारे चीज़ें सोचता है, वो उस एरिया के बारे में सोचता है, एक एक चीज़ को देखता है। ये भी सोचता है कि फोटो कैसे अच्छा आएगा। हाँ वो भी है, प्लस मूवी बनाता है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसके वो सोचता है। और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम तो है ही, इसलिए जो है आप जो चीज़ वहाँ सोच रहे हो ना वो भूल भी जाता है। मैं फिर जब नीचे आके सोचता आदमी, अरे वो तो मैंने किया ही नहीं। पर मैं क्या करता हूँ कि उस चीज़ को नीचे से ही सोच के जाता हूँ कि मेरे को वहाँ पे जाके जब मैं टॉप में पहुँचूँगा तो मेरे को क्या करना है, फ़ोटो किस एंगल से खींचूँगा, जो फ़ोटो खींचेगा उसको रीचेक करूँगा एक बार। पता लग रहा है कि आपका सर तो है ही नहीं, कहीं सर है तो डर नहीं है ना, क्योंकि बड़ा गॉगल्स पहना होता है आदमी ने स्की का, तो उसमें वो कैमरे का वो है, वो बहुत अच्छा वो नहीं बन पाता। और ये होता है, और बैकग्राउंड नहीं आता तो आपको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है नीचे आके कि मैं समिट में था, वो बताना यार, मुश्किल मैं है। पूछना चाहता था ये इसको इंश्योर करना कि आप ही थे, क्योंकि इसलिए जो दिखता ही है नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मास्क ही नहीं उतारते हैं, हाँ, ना गॉगल्स उतारते, इतना बड़ा गॉगल्स है ऊपर से मास्क है, तो उसमें फ़ोटो क्लियर नहीं आता है और मैक्सिमम होता है ये केसेस। तो ये कैसे, अगर कोई बोलता है कि मैंने सबमिट किया है, तो ये किस तरह से इसका प्रूफ कैसे होता है? यदि एवरेस्ट का बात करूं तो एवरेस्ट एक ऐसा पीक है ना कि उसके चारों तरफ में कोई ऐसा पीक नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो यदि एवरेस्ट पे आप फोटो खींचते हैं तो वहाँ पे कुछ पहले या कोई गया हुआ है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उस साल का कोई ना कोई चीज़ रख के आता है, कभी कोई ना कोई स्टैचू टाइप का इस टाइप से कुछ रख देते, नहीं तो बहुत सारे फ्लैग भी है। और जब आप बैकग्राउंड देखते हैं तो पूरा आगे वो लोस्से दिखता है, उधर मकालू दिखता है, इधर चाइना का पूरा वो दिखता है, नॉर्थ फेस दिखता है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है बाकी पीकों के अपेक्षा से। 7000 का पीक में जाएंगे आप तो उसमें बहुत सारे नज़दीक पीके होते हैं, तो उसमें यदि ढंग से फ़ोटो नहीं आ रहा तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। आप चढ़े भी हैं, यदि फ़ोटो सही नहीं आ रखा है तो बड़ा मुश्किल है। तो आजकल तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई, GPS आ गया है, आप कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली में बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यदि मेरे पास GPS है तो। आजकल बहुत सारे हुए हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। एंड जैसे आपने बताया कि पूरा एक्सपीडिशन गया था और केवल 2 ही लोग चढ़ पाए, ऐसा कैसे होता है? मैंने पहले भी बोला था ना कि माउंटेन कॉल करता है करके। कई बार बहुत फिट लोग भी जो है नहीं जा पाते हैं वेदर ख़राब के कारण। बिल्कुल समिट के पास में पहुंचा है, साउथ समिट पे पहुंचा हुआ है, वापस आना पड़ता है मौसम ख़राब के कारण। कई बार तबीयत ख़राब भी हो जाती है, इससे भी वापस आते हैं। तो ये हमारे उसमें भी ऐसी था, उस एक्सपीडिशन में भी 12 लोग थे हम लोग, उसमें भी ऐसी था। कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ आगे जाके जो है प्रॉब्लम्स आ गई, और वेदर का प्रॉब्लम भी था। जब समिट के लिए जा रहे थे तो वेदर काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था, आज ठीक हो रहा था, कल ख़राब हो रहे थे, विंडी बहुत था। तो ऐसे सिचुएशन आ जाता है कई बार, तो वो एक कारण भी है। और कई बार किया तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंस है और पाँव मुड़ गया, है ना, ऐसे भी होता है। तो तब मैं बोलता हूँ कि माउंटेन कॉल करता है, जिसको कॉल करता है वो पहुँच जाता है। कभी आपको लगा किसी भी एक्सपीडिशन में आपका कि बड़े जोश में कोई निकला है लेकिन उसको कॉल नहीं किया है अभी माउंटेन ने, और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ बहुत सारे हैं जो इस तरह से जब पुश करते हैं अपने को आगे, और मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए आदमी को। जो भी जहाँ पे भी है आदमी, जिस फील्ड में भी काम कर रहा है, क्या वो माउंटेनिंग है और भी कहीं पे भी कर रहा है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। यदि आपको सक्सेस करना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो को कैलकुलेट रिस्क हो तो वो अच्छा है। तो वही रिस्क लेते हैं, और कई बार है आप पूरा एफर्ट लगाते हैं समिट में जाने के लिए, और पूरा आपका एनर्जी पूरा ड्रेन हो चुका होता है, क्योंकि आप समिट में तो पहुंच गए, लेकिन नीचे आने की बिल्कुल ही आपके पास वो नहीं है, ताकत नहीं, पूरा ड्रेन आउट हो गया आप ना। कितना टाइम चाहिए नीचे आने के लिए, सेफ जोन तक? नीचे आने के लिए एक नॉर्मल आदमी यदि समिट कैंप तक आए, यदि समिट कैंप तक, टॉप से समिट कैंप तक यदि नॉर्मल आदमी जब आता है तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उसको। और आप, मैं बोलता हूँ कि जैसे 12 बजे बाद यदि आप सबमिट कर रहे हैं आफ्टरनून में, यदि आप सबमिट करते हो, मैं उसको सुसाइडल अटैम्प्ट मानता हूँ।
क्योंकि 12 बजे बाद वेदर ख़राब होना शुरू हो जाता है और हवा तेज़ हो जाती है। यदि आपने 8 बजे शुरू कर रखा है और 12 बजे आप उस टॉप पे पहुंच रहे, तो आपका ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। जो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर उठा रखा है, तो उसका कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब आप जो है, आपका स्पीड भी कम है, तो वापसी में ज़्यादा मुश्किल होता है। वापसी में इसलिए मुश्किल होता है, एक तो आप ऊपर जाते समय थक गए, वापसी में आपको पूरा बैलेंस बना के जो है नीचे उतरना है। वो रॉकी भी है, आइस भी है, तो नीचे उतरने में ज़्यादा ताकत लगता है, बैलेंस ज़्यादा बनानी पड़ती है आपको, और अपने आप को रोकने के लिए जो है जगह जगह में चेक करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, वो तो है ही नहीं, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको वापस कैंप तक आने के लिए एनर्जी आपका बचाना, तो उतना आप कैलकुलेशन करो, और तभी, अदरवाइज मैक्सिमम जो केसेस है वापसी में ही है वो। ओके, मतलब उन्होंने सबमिट कर लिया और फिर जब वापस आ रहे हैं तब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। जब एक बार ऑलरेडी थका हुआ है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, तो फिर बहुत कम चांस है। फिर यदि बैकअप टाइमली नहीं मिला तो बहुत। अब यदि मैं शेरपा की बात करूं, वो भी तो आदमी है ना, तो ठीक है, वो बेचारा अपने उसके लिए काम, बेचारा तो नहीं बोलूँगा मैं, वो एक उसकी रोजी रोटी भी है वो, है ना। उसको आगे अपने कंपनी को परफॉर्म भी करके देना है, सक्सेस करके भी देना है, तो आगे उसका डिमांड भी बढ़ेगा, आगे उसका पैसा भी बढ़ेगा। तो वो पूरा एफर्ट लगाता है, लेकिन थका तो वो भी होता है। तो वापस जब वो आता है लास्ट मोमेंट, तो वो छोड़ता नहीं है किसी को। जब उसको लगता है कि अपने आप पे ही थ्रेट दिखता है उसको कि अब मैं भी नहीं बचूंगा, तब उसको क्लाइंट को छोड़ता है, अदरवाइज वो क्लाइंट को कभी नहीं छोड़ेगा। ये तो 100% है। लेकिन वो भी आदमी है, वो भी थका होता है। उसमें एक और था, जब मैंने ऑक्सीजन वाली बात जो बोली, तो जो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मास रेगुलेटर है तो नॉर्मल हो, लेकिन हर किसी को उसके बारे में पता नहीं है। रेगुलेटर मार्क्स जो है, जैसे आजकल फाइटर प्लेन में लगाते हैं पायलट, वैसी टाइप का होता है वो। लेकिन वहाँ पे क्या, ब्लिजर चलती है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, उसके साथ छोटे छोटे कण भी आ रहे हैं बर्फ़ के। तो वो जो आपका एग्जिट और इनहेल वाला जो है बना हुआ, जब आप सांस लेते हैं तो यहाँ से वॉल्व खुल जाता है, आपका ऑक्सीजन आता है आपको। जब आप बाहर करते हैं तो आपका बाहर निकल जाता है यहाँ से, और जो ऑक्सीजन है वो आपका ब्लेडर में जाता है, जो छोटा सा आपका एक ब्लेडर लगा होता है उसमें जाता है, वो बचाने के लिए। तो वो जो है बग पर ब्लॉक हो जाता है। वो यदि ब्लॉक हो गया, उसमें हवा वो घुस जाएगा, बर्फ़ के कण घुस जाएंगे, वो ब्लॉक हो गया तो आइस बनना शुरू हो जाएगा और आपको सफोकेशन होने लगेगा। और यदि सफोकेशन हो गया, फिर आप ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे और ज़्यादा सफोकेशन लगेगा। अब यदि मेंबर को पता नहीं है, साथ में जो आपके साथ गाइड चल रहा है उसने भी ध्यान नहीं दिया, तो आप एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन आप आगे जा नहीं पा रहे। बार बार आपको मास्क उतारना पड़ रहा है, खोल के फिर सांस लेना पड़ रहा है, फिर आप लगा रहे हैं, फिर वो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो वॉक्यूम बन रहा है ना, आपका जा ही नहीं रहा हो बाहर, तो फिर सफोकेशन हो रही है आपको। तो ये सिचुएशन आता है अक्सर वहाँ पे, ज़्यादातर ऐसे करके। फिर आप शेरपा भी सोचते हैं चलो वापस चलते हैं, नहीं होगा आगे। नहीं, उसका सिंपल तरीका है उसको जो आपका लगा हुआ है ऑक्सीजन, उसको इधर ले आओ और फूंक मारो उसमें, ऐसे करके जोर जोर से भाप दो उसमें, तो निकल जाएगा वो। यदि तब भी नहीं निकल रहा, आप आराम से उसको निकाल के उसको साफ कर सकते हैं, है ना। कई बार हमने स्विच नाइफ से के उससे भी जो है उसको वहाँ से साफ किया हुआ है इसको। तो यदि वो नहीं आता तो आप वापस आ जाते हैं वहाँ से। तो यही कहानी एक 2013 की बात है। नॉर्थ ईस्ट की भी एक टीम थी वहाँ पे, तो उनका जो लीडर था उसने मुझे बोला कि आप लंच भी कर लेना और थोड़ा हमारे इनको ऑक्सीजन के बारे में भी बता देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया वहाँ और मैंने ऑक्सीजन के बारे में उनको बताया। तो आप यकीन नहीं करोगे, तो किसी को पता नहीं था, मेंबरों को तो पता नहीं था, बाकी औरों को भी पता नहीं था, और ज़्यादा गाइडों को भी पता नहीं था उसका कि कैसे होता है करके। मैंने सारा सिस्टम बताया उनको, कैसे पहनते हैं, कैसे होता है, क्या क्या होगा, वो सब बताया। उसके बाद नवंबर में 2013 नवंबर में ऐसे सेकंड वीक होगा मेरे ख्याल से, तो IMF में वो लड़की मेरे को मिली, तो नॉर्थ ईस्ट की। उसने बोला सर आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम माउंटेन में तो पूरा वो हो जाता है ना, कपड़े भी अलग होते वो होते। तो मैंने कहा नहीं पहचाना।
तो नहीं याद करो। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपने हमारा लेक्चर लिया था ऑक्सीजन रेगुलेटर मार्क सिलेंडर के बारे में। तो हाँ मैंने कहा मैंने लिया था। तो बोला मैं उसी में थी। तो उसने अपना एक वो सुनाया कि हम लोग जब साउथ कॉल से गए आगे तो वही सेम वो सफोकेशन होने लगी। तो उसने जो मैंने बताया था वो चीज़ उसने वो किया और उसने वही करके जो है अपना भी ठीक किया, साथ में 2 लोगों का और उसने ठीक किया और अब सबमिट हो गया। तो उन्होंने बोला हम ये सबमिट हुई हमारी, तो आपके उससे हम सबमिट कर पाए, अदरवाइज़ तो हमें तो पता ही नहीं था इसका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा आपको वहाँ पे लाइफ थ्रेट भी है, प्रॉब्लम करता है। इसलिए जब भी जाएँ जो भी जाते हैं तो उनको मेरा वही कहता हूँ मैं, जो भी मेरे से वो करते हैं। तो कई बार साउथ सबमिट से भी सैटेलाइट से फ़ोन आया कि भाई मेरा ऐसा हो गया क्या करूँ मैं। 1-2 लोगों का मेरे को आए थे, बेस कैंप से तो कई लोगों का आया था। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी। तो मेरा जो सक्सेस रेट है हमारा वो एक कारण ये भी है कि मुझे उसके बारे में काफ़ी पता है और मेरे मेंबरों को पता है। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे, हमने सुना है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़ी सारी डेथ हो जाती है, बड़े सारे लोगों को बचाया भी जाता है, रेस्क्यू भी करा जाता है। कभी आपकी टीम के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपकी टीम ने सबमिट करते हुए एक्सपीडिशन में किसी को बचाया हो? मेरा जहाँ तक मैंने 60 एक्सपीडिशन ऑलमोस्ट कर लिया है और मैक्सिमम उसमें सक्सेसफुल एक्सेप्ट है वो 8000 भी है, 7000 भी है, 6000 प्लस के भी है। और ट्रैकिंग भी काफ़ी हाई टू ट्रैक भी मैंने किया। लेकिन मेरा लक था कि कभी ऐसा मतलब खरोच भी नहीं आया किसी को। तो ये एक मेरा एक देखा जाए तो ऊपर वाले की जो कृपा थी। सच बताइए, क्या सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है कि कोई प्लानिंग में भी कुछ चीज़ें होती हैं ध्यान प्लानिंग सबसे ज़रूरी तो प्लानिंग है आपकी। प्लानिंग आपका कैसा होना चाहिए, ABC मैंने प्लान आपका होना चाहिए और वो सबसे ज़्यादा। और दूसरा आपका मेंबर किस तरह के हैं, मेंबर का टेक्निकली कितना फिट है, उसका मेंटली कितना फिट है, उसको हम लोग करते हैं और तभी जाके ये चीज़ें जो है सक्सेस होता है। और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है अपनी टीम के साथ टेक्निकली, फिजिकल के साथ टेक्निकली। आप देखिए यदि वर्टिकल रोप है कोई, यदि आप टेक्निक से नहीं करोगे तो कितना भी फिजिकली फिट है 2-4 बार 5 बार कर लेगा, लेकिन उसको टेक्निक पता है तो 20 बार भी कर सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम ऐसी माउंटेन में भी है। आपका क्रैम्पोनिंग करना आपको कितना अच्छा आ रहा है, आपको जुमारिंग होता है ना, असेंडर होता है, और असेंडिंग करना आपको कितना अच्छा आता है, डिसेंड करना आपको कितना अच्छा आता है, डिसेंड के साथ साथ आपका फ्रंट पॉइंटिंग कितना अच्छा, क्रैम्पोनिंग जिसको बोलते हैं जो दीवार पे चलते वो कितना अच्छा है आपका। हाँ, आपका ग्लव्स पहने हुए जो बड़े बड़े मीटर्स हम लोग पहनते, उसको पहनते हुए आप कैराबिनर कैसे चेंज करते हैं और असेंडर का वो खोल के कैसे आप रोप में फिक्स करते हैं, वो चीज़ें आपका यदि आपका टेक्निकली आप बहुत साउंड है तो मैं समझता हूँ कि 70% तो आपका एनर्जी वहीं पे बच जाता है। अच्छा, टेक्निक की वजह से। यदि आप टेक्निकली फिट नहीं है तो 70% तो आपका उसी में ख़त्म है, एनर्जी एकदम लॉस हो जाएगा आपका। आप सोच सकते हैं वर्टिकल रोप की मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको तो कंटिन्यू जुमार करके जाना है, कंटिन्यू आपको अपना वो चेंज करनी है। बार बार आप बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, ग्लव्स उतारते हैं फिर रोप में जो है अपना कैराबिनर चेंज करेंगे, अपना असेंडर चेंज करेंगे। तो उस एल्टीट्यूड में इतना टेम्परेचर माइनस में है और विंड यदि चल रहा है तो फॉस्ट बाइट तय है, तो उसका फॉस्ट बाइट होना तय है। फिर बार बार उसको पहने, जब तक वो ग्लव्स हाथ से यूं करके चेंज करेगा फिर दोबारा ग्लव्स पहने, वो ग्लव्स भी तो ठंडा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपका टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने टीम वालों को बोलता हूँ हमेशा कि भाई जहाँ पे एक वर्टिकल आ रहा है वो तो अलग बात है, वहाँ पे तो आपको पूरा ही वो करना है। अदरवाइज आप एक ही हाथ से जुमार को वो करो, एक हाथ को आप सेफ रखो, जिससे ठंडा भी नहीं लगेगा और एनर्जी भी आपकी बची रहेगी। ऐसे क्रैम्पोनिंग है, मैक्सिमम आप क्रैम्पोनिंग करो कि फ्लैट फुट्स में ग्रेडियंट जितना भी आ रहा है, एक ओवरहैंग मतलब वर्टिकल छोड़ के मैक्सिमम ग्रेडियंट में आप यदि फ्लैट फुट लगाते हैं तो आप काफ मसल है ये आपका ज़्यादा थकेगा नहीं, आप लंबे टाइम तक आप क्लाइंबिंग कर सकते हो। आप नॉर्मल ग्रेडिंग में भी आप फ्रंट पॉइंट करके जा रहे हो तो आप बहुत दूर तक नहीं जाने वाले, और वहाँ पे तो आपको 10-11 घंटे तो जाने में चलना है नॉर्मल आदमी को,
फिर वापस आना भी है, इसलिए टेक्निकल का बहुत ज़्यादा, तो मैं अपनी टीम के साथ वही रखता हूँ कि टेक्निकली जो है बहुत ज़्यादा साउंड हो, और उसके लिए प्रैक्टिस, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो उसी प्रैक्टिस के उससे जो है वो भी है, दूसरा थोड़ा ऊपर वाले का वो भी है। तो फिजिकल और टेक्निकल तो बहुत ज़रूरी है, साथ में ऊपर वाले का साथ भी है। किसी और टीम का देखा हो या कोई इंसिडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ हो? मैंने बताया ना, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि बार बार निकालते हैं और फिर यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोगों का जो है फर्स्ट बाइट हो जाता है बाद में, काफ़ी लोगों का देखा है मैंने फर्स्ट बाइट हुआ। तो एक बार हाथ पांव उस एल्टीट्यूड में ठंडा हो गया, फिर उसको दोबारा जो है उसको गर्म करना बड़ा मुश्किल काम है। या तो आप स्पीड बनाओ अपना, थोड़ा सा स्पीड करो, वो करो, या साथ में कोई है तो दूसरा ग्लव्स दे दे आपको, तब आप उसको कर सकते, अदरवाइज़ वो ज़्यादा ठंडा होते रहा, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ठंड का जो है आपको सेंसलेस हो जाता है ना वो, फिर आपको लगता है कि गर्म हो गया, हाथ तो मेरा गर्म हो गया, पाँव मेरा गर्म है, लेकिन वो गर्म नहीं, वो फ्रोजन में चला गया, वो फिर फ्रीज हो रहा हो, तो धीरे धीरे आइस बन जाएगा और फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, वो डीप चला जाएगा वो। आप एक बार बहुत क्लोज थे एक एवलांच के, वो इंसिडेंट जरा। अवलांच माउंटेन में अवलांच है, रॉक फॉल है, ये तो होते रहता है, और 2009 की बात है, और ऊपर लोला पास से एक मैसिव अवलांच आया, बहुत बड़ा अवलांच। आप कहाँ पे थे उस समय? खुम्बो आइस फॉल में। खुम्बो आइस फॉल जैसे आप बेस कैंप पहुँचते हैं, बेस कैंप ऑलमोस्ट 17,500 फीट पे है, बेस कैंप से ही खुम्बो आइस फॉल शुरू होता है, बेस कैंप के आगे क्रैम्पॉन पॉइंट आता है एक, वहीं से खुम्बो आइस फॉल शुरू होता है। वो बहुत लंबा भी है, और बहुत बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स हैं, क्रेवासेस बहुत सारे हैं, और प्लस ऊपर से लोला पास है जो उस साइड से अवलांच आने का बहुत डर है। इधर नुब्से का फेस आता है इधर से, वो भी ऑलमोस्ट 8,000 का है, 7,000 कुछ का है, और इधर से लोला पास का आता है, तो एकदम नैरो गॉर्ज टाइप का है वो। और दूसरा ग्लेशियर इतना ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो उसके कारण जो है बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है, 2-2, 3-3 लेडर ज्वाइन करके लगा हुआ उसमें, उस लेडर में चलने का भी बड़ा टेक्निक होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज उसमें एक बार लेडर से गिर गया तो रेस्क्यू करना भी बड़ा मुश्किल काम है, बीच में लटक जाता है आदमी, तो वहाँ से रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल है। और तो वो एरिया काफ़ी डेंजरस है, और उसको ज़्यादातर हम लोग रात में ही क्रॉस करते हैं। सपोज कल सुबह मैंने जाना है 12 बजे रात को जाना है, तो रात में आदमी उस पूरे दिन भर ढंग से सो नहीं पाता, क्योंकि उसी को देखता है बार बार ना। और जो लीडर होता है, एक्सपीडिशन लीडर है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो और भी ज़्यादा टेंशन में होता है वो, क्योंकि 12 बजे सपोज उसने टीम को छोड़ दिया आगे जाने के लिए, 4 मेंबर 5 मेंबर जो भी था, तो थोड़ा सा भी कहीं आवाज़ आता ना, वो आवाज़ के साथ ही जो है ट्रेन से बाहर होता है बंदा, देखता कहीं उसमें तो नहीं आया, तो इतना काफ़ी डेंजरस है वो, तो उसको किलर फॉल भी बोलते हैं उसको। और उसमें अलग अलग है, नाम दे रखा है, जैसे थोड़ा सा फ्लैट ग्राउंड आता है तो उसको फुटबॉल ग्राउंड बोलते हैं, आगे जाएंगे तो फिर वो आता है आपका पॉपकॉर्न एरिया बोला जाता है, फिर जैसे वो बोलेगा मैं वेस्टर्न कुंभ में पहुंच गया, तो अलग अलग नाम है। तो उसके हिसाब से लीडर भी जो है सोचता है, जैसे उसने बोला मैं क्रैम्पॉन पॉइंट पहुंच गया, तो थोड़ा रिलैक्स ही रहता है, क्योंकि क्रैम्पॉन लगाता है, फिर वो आगे जाता है, बोलता है मैं फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच गया, तो वो आदमी कहता है यार सेफ है, चलो फुटबॉल ग्राउंड में हम लोग क्या करते हैं, पानी हानी अपना निकाल के पीते हैं। अब पॉपकॉर्न एरिया में पहुंच गया, तो पॉपकॉर्न एरिया में पहुंच गया तो वो अलर्ट हो जाता है, सारे लोग अलर्ट होते हैं, मेंबर तो होता ही है, लीडर भी अपना वहाँ पे नीचे रेडियो सेट पकड़ के वो भी अलर्ट रहता है कि भाई पता नहीं कब कहाँ पे पॉपकॉर्न की तरह जगह में बैठे हुए, तो कहीं पे ऐसे ऐसे जाना है आपको ट्रैवल करके, कब कौन सा वो चीज़ नीचे गिर जाए, तो वो प्रॉब्लम। कई बार बहुत बड़ा एरिया ही नीचे पूरा डैप करके चले जाता है, और बहुत बड़ी आवाज़ आता है, तो वो एरिया काफ़ी डेंजरस है। फिर आगे बोलता है कि मैं वेस्टर्न कुंभ के पास पहुंच गया, तो फिर आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है कि यार चल नुब्से साइड से भी सेफ हो गया है, लोला पास की तरफ से भी सेफ है, आप कैम्प 1 की तरफ जा रहा है। तो अभी और 2006 यदि 2006 और अभी की यदि मैं बात करूं,
तो खुम्बो आइस फॉल में तो थे ही थे, बहुत बड़े बड़े सीरेक्स थे, बड़े बड़े क्रेवासेस थे, लेकिन जैसे वेस्टर्न को हम क्रॉस करेंगे तो फिर ज़्यादा वो नहीं था, क्रेवासेस ज़्यादा नहीं थे और एक दो जगह ही लेडर लगता था, फिर ज़्यादा वो नहीं, ग्रेजुअल है आगे कैंप 2 तक। तो अभी क्या हो गया, ग्लेशियर इतना मूव हो गया कि आगे ज़्यादा बड़े बनने लग गए। अब वेस्टर्न कुंभ से आगे कैंप 2 के बीच में जो वो फ्लैट ग्राउंड था उधर काफ़ी बड़े बड़े, क्योंकि ग्लेशियर मूव कर रहा है तो आगे से वो छोड़ रहा है डिस्टेंस। तो अब आने वाले टाइम में वो वाला पोर्शन ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, नीचे तो है ही है डिफिकल्ट, वो पोर्शन भी बहुत डिफिकल्ट होगा, वो पोर्शन ज़्यादा वो हो जाए, क्योंकि लेडर नीचे तो 2-3 लेडर लगते थे, अब आगे हो सकता है ज़्यादा लेडर लगाना पड़े। तो लास्ट टाइम में क्या होता कि काफ़ी बड़े हो गए थे, तो एक बार डाउन उतरो फिर वर्टिकल चढ़ना आपको, फिर 2 रोप लगाते, एक साइड से सामान को निकालो, एक साइड से मेंबर चढ़ेगा, क्योंकि वैसे सामान के साथ जा नहीं पाएगा। तो बड़े बड़े वॉल बन रहे जो है ना, 90 डिग्री 85 डिग्री के वॉल बन रहे, धीरे धीरे और वो डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ेगा उसका। तो वो चीज़ें उसमें तो टेक्निकली जो है उसमें काफ़ी वो है। और आप वो स्टोरी बता रहे थे आपका वो एवलांच वाला जो, तो उसमें वही था, वो एरिया में ऊपर से मैं उस दिन हम लोग एक्लेमेटाइजेशन करके जाए कैंप 3 टच करके वापस बेस कैंप आ रहे थे। और तो मैं जब कैंप 2 से नीचे आ रहे थे तो मैंने कहा वो लला पास में जो है ना वो आएगा वो नीचे, क्योंकि छोटे छोटे निकल रहे थे उससे, कभी कभी ना हर आधे घंटे में 20-15 मिनट में थोड़े थोड़े निकल रहे थे। मैं अपने मेंबर को बोला था वो आएगा, छोटा छोटा वो वेपर टाइप का, धूल टाइप का, छोटे छोटे टुकड़े में गिर रहे थे ना। हाँ, और टुकड़े में लैंडस्लाइड अवलांच आ रहे थे, मतलब जैसे लैंडस्लाइड होते समय पहले छोटे छोटे आते फिर बाद में मैसिव आ जाता है पूरा। तो सेम ऐसे उसका भी ऐसे ही था, पहले नीचे से जो बना हुआ था उसका नीचे से छोटे छोटे गिर रहे थे वो बीच बीच में। और तो मैं उनको बोला था भाई ये आएगा नीचे। और जब हम खुम्बो आइस फॉल क्रॉस कर रहे थे तो 2 फॉरनर और 1 शेरपा जस्ट हमें क्रॉस किया था उन्होंने। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 50-100 मीटर आगे गए होंगे, और मेरा एक मेंबर भी थोड़ा पहले गया था तो वो आगे निकल गया था, पर मेरे को उस टाइम ये था कि वो भी नज़दीकी रहा होगा। तो इतने में आ गया ऊपर से, मैं ठीक लेडर पे था, एक वर्टिकल टाइप का लेडर था, उसके बीच में पहुंचा हुआ था। कुछ मेंबर आगे, 2 मेंबर आगे थे, उतर रहे थे। हाँ मैं हम लोग उतर रहे थे, बाकी मेंबर पीछे थे। तो इतने में काफ़ी बड़ा वो अवलांच वहाँ से आया, आइस का पूरा, आइस के बड़े बड़े बोल्डर, अब उस एल्टीट्यूड से आ रहा है वो, और उसका फोर्स ही इतना था। और वो पूरा आया तो मैं तो सीढ़ी जो लेडर में था वो वापस इधर को आगे उधर छिप गया से। तो मेरे 1-2 मेंबर भी जो है जो आगे जा रहे थे, उसका जो फ्लास्क होता है ना थर्मस स्टील वाला, रुकसक के अंदर था उसका। तो एक आइस जो है उसके उसमें हिट हुआ, उसको यूं ऐसे पिचका दिया उसने, और दूसरे मेंबर का भी साइड में लगा था, और पूरा इतना बड़ा वैसे नीला बना दिया उसने ना। यदि वो थर्मस नहीं होता, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता या सर पे लगता तो बड़ा मुश्किल वो था। खैर पूरा रूट उसने ख़त्म कर दिया था। और वो ग्लेशियर मूव करता है ना तो फिर रूट चेंज होते रहता है, अभी आप इस रूट से ज़रा वापसी में हो सकता है आपको उधर से आना पड़े, वैसे भी चेंज होता है। पर वो तो इतना बड़ा ब्लांस था तो वो सारे जो लैडर लगे थे, रोप लगे थे, सारे तोड़ के दबा के ले गए। फिर हम ऐसे ही दाएं बाएं करके आ रहे थे, तो थोड़ा सा 5-1 मिनट नीचे आए थे तो आवाज़ आ रही थी साइड से कि हेल्प हेल्प करके। तो मैंने कहा भाई कोई तो है वहाँ फंसा हुआ, और फिर गए हम लोग वहाँ पे। और उससे पहले जो है मेरे को ये लग रहा था मेरा मेंबर भी उस मेन अवलांच में है, तो उसको हम चिल्ला रहे थे, विष्णु नाम था, विष्णु करके उसको चिल्ला रहे थे। तो विष्णु वो नीचे एक पीला जैकेट पहना था, ऐसे मतलब हमने कहा चलो वो सेफ है। और हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि 3 लोग और फंसे भी है वहाँ, क्योंकि जस्ट वो भी गए हुए थे। फिर हम गए वहाँ पे और हमने वो उनको हेल्प किया। तो अब मैं एक बहुत बड़ा क्रेवास था, काफ़ी बड़ा था, लेकिन नीचे से नैरो था वो। तो 3 लोग थे। तो लास्ट मोमेंट में शेरपा गाइड ने क्या किया कि वो केप टाइप का बना था, उसके अंदर घुसने की कोशिश की उन्होंने, छिपने की। तो जब अवलांच का वेव आया ऐसे, तो 2 लोगों को तो उसने अंदर को ले गया और शेरपा गाइड को अपने साथ ले गया वो। तो जैसे सी में वेव आता है ना,
सेम वही लगा लो कि जब ये आता है तो ऐसी वेव बनती है वो, और इतना फोर्स होता है उसमें, इतनी तेज़ हवा होता है और चिल होता है, बहुत ही ज़्यादा माइनस उसमें होता है। तो वो 2 को तो अंदर डाल दिया, तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे नैरो था, तो जो मैन क्लाइंबर था वो ऐसे पूरा लेटा हुआ था उसमें, और उसका रुकसेक के साथ उससे भी चौक हो गया था वो, और ऊपर से वो लेडी गई हुई थी ऐसे सीधी। तो आप यकीन नहीं करोगे, उसका जो ऐसे पहुंचता था उसका क्रैम्पन ना ऐसे लगा हुआ था। तो अच्छा, वो जो मेल था वो उसमें नीचे ऐसे फंसा हुआ था लेट हाँ, के, ऐसे आ गया ना, और ये जो लेडी उसके ऊपर सीधे खड़ी हाँ, हुई थी वो एक तरह सीधे से। ऐसी Yeah. ऐसी गिरी वो ऐसे। तो उसका क्रैम्पन जो है यदि जोर से लगता तो पूरा ही वो अंदर कर देता हो, तो क्रैम्पन तो बहुत शार्प होता है ना, वो इतना बड़ा फोर्स है, तो कम भी नहीं तो 70 किलो की तो होगी मैडम जो क्लाइंबर थी, तो उसका इम्पैक्ट कितना जोर से पड़ता लोहे का। तो वो भी एक लग था उसका। और फिर हमने पहले उस लेडी को निकाला, उसके बाद फिर उस क्लाइंबर को जो है एंकर किया। उसके बाद जब खींच रहे थे उसको, तो वो निकली नहीं थी, चौक को रखा था, अब बहुत बड़ा डीप था नीचे। सपोज वो बड़ा होता तो फिर तो कोई चांस ही नहीं था दोनों का। और यहाँ पे बोलते लक, वो लक था उनका। और फिर हमने उनको खींचने की कोशिश की, वो नहीं होता। फिर उसी स्नैप से उसका वो काटा, रुकसैक जो था, हमने उससे पूछा इसमें कोई वैल्यूबल आइटम तो नहीं है, सपोज नीचे गिर गया वो, बोला नहीं। फिर खींचा हमने उसको, उसका वो निकाला, और फिर उसको भी रेस्क्यू किया। नीचे कम्युनिकेशन तो किया ही था, लोगों ने देखा ही था, तो पूरा बेस कैंप तक जो है उसका जो विलेजर था वो पहुंचा हुआ था वहाँ तक। तो फिर वो रेस्क्यू किया, वहाँ से उनको उठा के लाए वो लोग। और बाद में उन्होंने ही बोला कि हमारा एक मेंबर और भी है। तो हमने दाएं बाएं देखा तो कहीं नहीं मिला। तब तक फिर रेस्क्यू वाले भी पहुँचे, तब पता लगा कि एक उनका शेरपा गाइड था जो उसमें चला गया। और काफ़ी ढूंढने के बाद जो है उसका एक पाँव का जूता मिला, शूज मिला। फिर बाद में बता रहे थे कि उसको अक्टूबर में जो है उसकी बॉडी मिली, उस क्लाइंबर की। तो ये इस तरह से कुछ घटनाएं घट जाती हैं, और नेचर है, नेचर के आगे कौन टिका हुआ है। पंगे ले रहे। हाँ, अभी रिसेंटली बड़े सारे फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर में आते रहते बीच बीच में कि माउंट एवरेस्ट पे भी जैम लग गया है। तो वो क्यों हो जाता है, किस तरह से होता है? उसका यदि मैं अपना व्यू दूं तो मुझे लगता है कि एक तो वैसे तो टेक्निकल है वहाँ पे काफ़ी, जो हिलरी स्टेप बोलते हैं उसको, साउथ समिट से आगे खासकर वहीं पे लगता है, जहाँ बहुत शार्प रिज है। उधर ईस्ट की तरफ हो जाता है, इधर साउथ वेस्ट की तरफ, उधर नॉर्थ की तरफ है, तो पूरा ही एक शार्प रिज बनता है वो। अब वहाँ से सीधे आपको नीचे कैंप 2 दिखता है, वहाँ हमारा जो कैंप 2 लगा होता है वो दिखता है एक दो जगह से। तो रॉकी भी है उसमें, मिक्स है, तो टेक्निकली भी आपको बहुत साउंड चाहिए और एफर्ट भी बहुत लगता है वहाँ पे। तो वो पोजीशन में यदि आपने ढंग से वो नहीं किया, और आपके आगे क्लाइंबर ज़्यादा थका हुआ है या टेक्निकली बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेक्निकली यदि साउंड है तो वो उसकी स्पीड के साथ साथ जो है वो एनर्जी भी बचाएगा और आराम से कर लेगा। तो वहीं पे सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, वो भी एकदम समिट के पास में 8700 के आसपास में वो चीज़ें पहुंच जाती है। तो वहीं पे वो जाम लगता है, और है नहीं दाएं बाएं से जाने का। और तो इसलिए जो है टेक्निकली यदि आप अच्छा है तो वो क्लाइम कर सकता है, क्लाइम भी और डाउन आने में भी उसमें ईजी है। तो मेन कारण तो ये है। दूसरा, हर टीम के लीडर को, डिप्टी लीडर जो भी है, या आपका मैनेजर है या एजेंसी वाला है, उनको अपने मेंबर के बारे में पता होना चाहिए। सपोज मैं अपनी टीम को लेके जाता हूँ, मैं जब कैंप 3 टच कराता हूँ अपनी टीम को, तो मुझे पता लग जाती है कौन मेंबर किस स्पीड से चलेगा, और उसके साथ मैं कितना ऑक्सीजन लेके जाऊँगा आगे सबमिट के लिए, कितने ऑक्सीजन में ये सबमिट करके वापस पहुँचेगा, तो वो मोटा मोटा पता लग जाता है। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऐसे यदि जाम में फंसता है तो अच्छे क्लाइंबरों की डेथ हो जाती है उसमें, क्योंकि जो अच्छे क्लाइंबर है वो सोचता है मैं 2 सिलेंडर में मैं अप डाउन कर लूँगा। मैं भी मैक्सिमम टाइम मैंने 2 ही सिलेंडर में अप डाउन किया,
और एक सिलेंडर कितने? एक सिलेंडर में 1200 लीटर होता है ऑक्सीजन। और उसको आप यदि पर मिनट यदि आप लेते हैं तो आप पर मिनट लेते हो तो 20 घंटा चलेगा वो, है ना। और यदि आप पर मिनट 2 लीटर लेते हैं तो वो 6 ही घंटा चलेगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। तो आप जैसे आपने साउथ कोल से शुरू किया तो साउथ कोल से कम 1 घंटे तक तो आपका जो है ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं है, आपको आइस में उसमें चलना है साउथ कोल में, तो वहाँ पर आप 1.5 पे लगाओ। उसके बाद जब वो चढ़ाई आ रही फिर आप 2 पे ले लो। उसके बाद कहीं बालकनी में आप रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा पानी हानी पीना है आपने, तो वहाँ पर आप बंद भी कर सकते हो उसको, क्योंकि पानी हानी लेने हैं। और या फिर आप 0.5 में रखो या 1 में रखो, ऐसे करके आपको थोड़ा रिजर्व ऑक्सीजन को आपको रखना पड़ेगा। और आपने 3 पे ही लगाया और रेस्ट करते समय भी आप 3 पे ही ले रहे हैं, यदि थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो इतना ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो सिलेंडर ऑक्सीजन। तो जनरली हम लोग 3 सिलेंडर में, एक नॉर्मल आदमी के लिए 3 सिलेंडर इनफ होता है। काफ़ी होता है। समिट कैंप टू समिट, वापस समिट तक, समिट कैंप आने के लिए। और एक सिलेंडर का क्या वेट होता है? एक सिलेंडर का 4.5 kg वेट होता है। और ये खुद तो कैरी नहीं करते हैं, शायद शेरपा के ऊपर होता है। और एक मेंबर कैरी करता है, 2 वो शेरपा करता है। और जैसे कोई ठीक ठाक मेंबर है तो दोनों खुद भी कैरी कर लेता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर। और तो इस तरह से जाते हैं। तो हम लोग इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं उसका। तो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी, टाइमिंग और सिलेंडर कंज्यूम कर रहे हैं आप, उसका टाइमिंग यदि आपने गड़बड़ा दिया तो फिर बहुत मुश्किल है, वापस ही बहुत मुश्किल है। हम लोग बोलते हैं ना समिट फीवर बोलते, समिट फीवर बोलते हैं। क्लाइंबर को कुछ नहीं सोचता है, शेरपा गाइड कितना बोल रहा है, सर चलो नीचे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वापस नहीं आ पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, आपको बहुत टाइम लग रहा है। वो बोलता है नहीं जी मैं तो जाऊंगा ही, मैंने जाना है। तो अब वो भी क्या करे, वो गाइड है, उसको भी अपना परफॉर्मेंस आगे बताना है उसको। अब बहुत कोशिश करता है, वो नहीं मानते लोग, बोलता नहीं मैंने जाना था, इसलिए बोले समिट फीवर बोलते हैं हम लोग। तो वो चीज़ें हर किसी में होता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा तब मैं जाऊँगा, पूरा करके आऊँगा। पर ऑक्सीजन तो आपका उससे जा रहा है और आपका फिटनेस भी जाए उस एल्टीट्यूड में डाउन होते जा रहा है। क्योंकि आप एक बार वापस आ गए तो वापस दोबारा जाना बड़ा मुश्किल है, कि टाइम विंडो बहुत कम है। एवरेस्ट में विंडो मुश्किल से आपको 15 मई से 29 मई को तो ऑफिशियली क्लोज हो जाता है वो एवरेस्ट। 14 डेज केवल विंडो उतना ही मिलेगा आपको, विंडो जो समिट का टाइम है। इसीलिए लोग एक ही साथ 100 लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि सबका वही टाइमिंग है, उतनी ड्यूरेशन में जाना है उसको। और उसमें भी कुछ दिन ऐसे रहता है, कभी ज़्यादा हवा होगी, कभी कम हवा होगी, तो सब उसी में जाना चाहते हैं। 100 लोग एक ही साथ जाते हैं तो फिर जाम तो लगना ही उधर। तो ये चीज़ें, तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। लवराज जी ये बताइए, किसी को अगर एवरेस्ट करना है, मेरा काफ़ी मन होता था कभी एक ज़माने में बट कभी मौका नहीं मिला, बट किसी को अगर एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए और क्या क्या स्टेजेस हैं उसके, और कितना पैसा लगता है ऑफकोर्स? एवरेस्ट करने के लिए जब सबसे पहले तो कोर्स करना बहुत ज़रूरी है जी। कोर्स के बिना भी करते हैं लोग? हाँ, कोर्स के बिना भी करते हैं, पर वो उसको मैं बोलूँगा कि आप शॉर्टकट नहीं है ऐसा? शॉर्टकट भी नहीं बोलूँगा, उसको सुसाइडल जैसा बोलूँगा मैं। आप किसी के अंडर में डिपेंडेंट है, भाई चाहे कहीं उससे चूक हो गई तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है वो। क्योंकि आप उस लेवल पर जो एल्टीट्यूड होता है, डेथ जोन जिसको बोलते हैं, उससे भी नीचे ही जो है बॉडी को एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डायरेक्ट कभी 10,000 फीट में भी नहीं गए और आप एवरेस्ट का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आपको प्रॉब्लम होना है उस एल्टीट्यूड में, क्योंकि एक्लेमेटाइज होने में आपको टाइम लगेगा, लंबा टाइम देना पड़ेगा आपको, हर कैंप में टाइम देना पड़ेगा, और वो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तब तक आप रिकवर होंगे। और उस एल्टीट्यूड में एक बार आपकी तबीयत ख़राब होगी तो फिर दोबारा इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता, तो और भी ज़्यादा उसका वीकनेस रहेगा, तो और भी ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए मैं
मैंने पहले भी बोला आपको कि टेक्निकली आदमी को साउंड होना चाहिए, मेंटली तो है ही है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड होना, जिससे कि वो अपना एनर्जी बचाए। वो चीज़ें कब होगी, यदि आप एवरेस्ट का प्लान कर रहे हैं तो आप पहले कोर्स कर लो। एक हमारे इंडिया में 5-6 नेशनल इंस्टीट्यूट है, पर उसमें वेटिंग बहुत है। वेटिंग बहुत है वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसके अलावा भी आप नहीं तो प्राइवेट में करो, प्राइवेट से कर लो, कहीं पे आप हायर करके किसी इंस्ट्रक्टर को आप कोर्स कर लो। पर अब तो नेपाल गवर्नमेंट ने अभी नया रूल तो आया नहीं, अभी इंटरनेट में भी आ रहा है कि इस साल से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पर आने वाले टाइम में यदि वो करते हैं तो नेपाल गवर्नमेंट ने बोला है कि 7000 एक पीक जो है नेपाल में किया होना चाहिए, वही एवरेज जाएगा। ऐसा कुछ अभी वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर आने वाले टाइम में हो सकता है। वो यदि ऐसा हो गया तो वो सबके लिए प्रॉब्लम होगी वो, और काफ़ी क्योंकि एवरेस्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत हो रही है। तो आई थिंक वो तो अच्छा रहेगा, वो तो बेटर रहेगा शायद। इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा था, उसको भी कम करने का एक ये तरीका वो लोग अभी उनका जस्ट प्लान है ये, अभी उनकी मीटिंगें चल रही हैं, उसमें शायद जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन वो निकालेंगे। तो मेरा कहना है कि यदि आपको एडवेंचर फील्ड में जाना है, एवरेस्ट करना है या कोई भी माउंटेन करना है, हर माउंटेन बहुत टफ है, वो छोटा है बड़ा है, जो भी माउंटेन है एवरेस्ट है, सभी बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको सबसे पहले कोर्स करो, हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उससे करो, नहीं तो प्राइवेट जाके आप कोर्स करो, आप किसी एल्टीट्यूड में जाके वहाँ ट्रेनिंग करो। उसके बाद किसी 6000 का पीक करो, 7000 का पीक करो, उसके बाद आप एवरेस्ट का प्लान करो। उससे क्या होगा कि आपको एक्लेमेटाइज में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको कैंप 2 पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आप बीमार हो जाओगे, एल्टीट्यूड सिकनेस आ जाएगा, फिर वीकनेस ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि एवरेस्ट चढ़ना बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आज के डेट में मेरे ख्याल से 35-40 लाख रुपया मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, इतना खर्चा आ रहा है। तो इतना खर्च करके आप यदि बिना कोर्स के या बिना एक्लेमेटाइज मतलब उस एक एल्टीट्यूड को 7 एल्टीट्यूड करके सीधी फ्रेश जा रहे हैं, तो 100% है कि आपको प्रॉब्लम आना है उधर। तो एक बार प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो इतनी जल्दी जो है रिकवर भी नहीं होता है, वो और भी ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए जो है कोर्स करें, उसके बाद 6000-7000 का पीक करें, फिर आप जाएंगे तो आप एक तो कॉन्फिडेंस भी होगा आपके पास, दूसरा किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट भी नहीं रहोगे। और साथ में जो है जब आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको किसी एजेंसी को वहाँ पे हायर करनी पड़ेगी, उस एजेंसी से आप बात करेंगे, और फिर आपको वहाँ पे जो नेपाल टूरिज्म का है रॉयल्टी फीस है जो वो पे करना होता है वहाँ पे। तो पहले तो 11,000 तो वो एजेंसी कर देगी शायद, वो एजेंसी कर देगा। आपको एजेंसी से पहले डील करनी है। सपोज एजेंसी ने आपको बोल दिया 30 लाख सारा कुछ इंक्लूडिंग इक्विपमेंट बोल दिया, यदि वो बोलता है कि इक्विपमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इक्विपमेंट आपको खुद लाना है, तो आपको इक्विपमेंट भी ढूंढना पड़ेगा। या तो इंडिया में भी बहुत सारे एजेंसीज हैं जो फॉरेन से इक्विपमेंट लाते हैं, वो इक्विपमेंट आपका होना चाहिए, और वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए उस एक्सट्रीम एल्टीट्यूड के लिए। नहीं तो नेपाल में भी आपको इक्विपमेंट मिलता है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सो ये सारी एजेंसीज अदरवाइज विद इक्विपमेंट भी ऑफर कर देती कि कई एजेंसी जो है उस पर इन्वॉल्व करते हैं उस पैकेज में ही, तो सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। हाँ, सब कुछ आपके साइज का वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यदि आपको थोड़ा सा वो तो एक अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देगा, आपको यदि अपने हिसाब से खरीदना है अपने जिनके पास अपना होगा तो आपको खुद ही आपको अपना ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो वो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इक्विपमेंट मेन है। उसके बाद फिर आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपका वो रॉयल्टी पे करेगा। मैं अपने लिए अपना एक सेट खरीदना चाहूँगा इक्विपमेंट का, तो किस प्राइस रेंज में? यदि अभी आप इक्विपमेंट एक नॉर्मल इक्विपमेंट आप यदि खरीदते हैं, नॉर्मल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एवरेज वो भी जाएगा, और पर नॉर्मल जैसे नॉर्मल बजट में यदि आप खरीदना चाहें तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया इतना पड़ेगा। हमने उसको डॉलर में पे करना होता है, तो काफ़ी महंगा इक्विपमेंट आपको बैठ जाता है वो। अच्छा, और उसके ऊपर तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है इक्विपमेंट, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत लाइट वेट भी हैं, तो वैसा है। तो वहाँ पे वेट का बहुत बड़ा रोल है।
थोड़ा थोड़ा भी वेट जो है ज़्यादा हो गया तो बड़ा मुश्किल है ना। आपको एक आपका फेवरेट चॉकलेट यदि आपको दे रहे हो उसमें से भी आधे से भी आधा लेना पसंद करेंगे आप, कैरी करना मतलब, क्योंकि उसका भी वेट ज़्यादा लगता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें में, इसलिए इक्विपमेंट आपका लाइफ लाइन भी है। वो कम्युनिकेशन है, इक्विपमेंट है, ये आपका लाइफ लाइन है। तो ऐसी कम्युनिकेशन भी, तो आप एजेंसी के साथ, जिस एजेंसी के साथ भी आप काम करते हैं, क्या वो आप बेस कैम्प ही कर रहे हैं? एवरेस्ट तो है ही है, साथ में यदि आप खाली कई लोग जाते हैं बेस कैंप तक ही जाते हैं। हाँ, ये बेस बट बेस कैंप तक तो ट्रैकिंग भी जाते हैं लोग, ट्रैकिंग में भी जाते हैं, लगता है बेस कैंप तक और ट्रैक करके जो जाने में जाए वन साइड में टोटल उनका जो पैकेज है वो उनका पैकेज है 11-12 दिन का पैकेज है, और अप टू डाउन काठमांडू टू काठमांडू। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आप कई जगह के लोगों को इकट्ठा किया एक एजेंसी ने और लेके चला गया, है ना। और उसमें वो बोलेगा भाई मैं सिर्फ गाइड का आप पैसा देंगे, रहना खाना एक होटल दे देगा, उसमें आप खुद रहेंगे, खुद अपना जो भी खाना है आप खाएंगे, उसका वो गाइड का पेमेंट लेगा वो आपसे, जो उसका वो फैसिलिट कर रहा हो उसका पेमेंट लेगा, बाकी सब आपने खर्च करनी वहाँ पे। एक तो ये है। दूसरा है आपका एजेंसी अपनी तरफ से करेगा। एजेंसी ने बोल दिया आपको इतने में आपको मैं कराऊंगा, तो उसका अपना मेनू होगा उसका एजेंसी वाले का, कि सुबह चाय देना, दिन में चाय देना, शाम को चाय देना है, सुबह का ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा आपको, दिन का लंच में क्या मिलेगा, डिनर में क्या मिलेगा, किस स्टैंडर्ड का आपको रूम मिलेगा, या अटैच लैट्रिन बाथरूम मिलेगा, या फिर आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम वाला डॉर्मेट्री रूम मिलेगा, शेयरिंग बेस पे मिलेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये अलग अलग पैकेज है वो बेस कैंप जाने के लिए भी। और यदि मैं एक्सपीडिशन जा रहा हूँ उसके लिए भी मैं कहूँगा कि भाई मेरे को जहाँ तक पॉसिबल है अटैच लैट्रिन बाथरूम वाला चाहिए, जिस पड़ाव में भी मैं जाऊँगा। और कई जगह तो है ही नहीं, खैर आगे जैसे गोरख से आगे तो है ही नहीं, तो जहाँ नहीं है तो वहाँ तो खैर वो करना पड़ेगा। पर उसके लिए भी है कि भाई मैं शेयरिंग पे नहीं रहूँगा, अकेला एक रूम में अकेला ही रहूँगा, उससे कॉस्ट अलग अलग हो जाती फिर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ तो एक पानी का फ्लास्क भी जो है आपको 150 से 200 रुपया पड़ जाता है गर्म पानी का। उसमें एक टी बैग डालेंगे तो वो आपको 500 का बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहाँ तक सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कई लोगों ने मेहनत किया वहाँ तक सामान। हाँ, तो बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट है, इसलिए महंगा है, वो चीज़ें महंगा लगता है आदमी को। तो वो सारा कुछ करते हुए आप एजेंसी के साथ अपना फिक्स करिए। नॉर्मली जो एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जाते हैं वो बेस कैंप तक ट्रैक करके जाते हैं, या वहाँ तक हेलीकॉप्टर सपोर्ट वगैरह ट्रैक करके जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एक्लेमेटाइज होके आते हैं, लद्दाख में या यूरोप वाले हैं ऑलरेडी वहाँ से एक्लेमेटाइज होके आते हैं, फटाफट काठमांडू आते हैं, काठमांडू से लुकला से हेलीकॉप्टर में भी सीधे बेस कैंप आता है, टाइम बचाने के लिए ऐसा भी करते हैं। पर आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, पहले होना ही चाहिए। सो बेस कैंप इज एट कितना ऑल्टीट्यूड? 17,500 फीट पे है। अच्छा, बेस कैंप 17.5 पे है। उस पे है तो वो एल्टीट्यूड काफ़ी हो जाता है, यदि आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। सो बेस कैंप में कितने दिन निकालते हैं? बेस कैंप में जैसे आप गए, आपने एजेंसी वो किया, सारा कुछ हो गया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है काठमांडू में, वो सब आप करेंगे। उसके बाद फिर वो आपको 25 मिनट का एक फ़्लाइट होता है लुकला तक। लुकला एयरपोर्ट है आपका लगभग 4,000 फीट पे हाइट पे है, 2800-2900 फीट की हाइट पे एल्टीट्यूड है उसका। वहाँ तक वो 25 मिनट का फ़्लाइट है, उसमें जाते हैं। वहाँ से फिर वो आगे आपको ट्रैक करके बेस कैंप तक ले जाते हैं। जैसे फर्स्ट डे आप काठमांडू से चले, 25 मिनट की फ्लाई किया, उसके बाद आप फागडिंग करके एक जगह आता है, वहाँ पे रुकते हैं। फागडिंग से आप जाते हैं नामचे बाज़ार। नामचे बाज़ार में आपको फिर वो एक दिन वहाँ पे एक्लेमेटाइज के लिए रोकता है, 2 नाइट वहाँ पे रुकते हैं हम नामचे बाज़ार में। फिर जाते हैं आप त्यांगबुचे से फिर आप जाएंगे दिंगबुचे में फिर 2 नाइट वॉक करके। हाँ, 2। ये आप बेस कैंप ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं? बेस कैंप ट्रैकिंग भी और एक्सपीडिशन वाले भी। एक्सपीडिशन वाले हाँ, उसको बॉडी तो सीधा फ्लाई करके भी तो जा सकते हैं बेस कैंप? हाँ, वो तभी जाएगा जब आपने किसी और एरिया से वो एक्लेमेटाइज करके आ रखा है, तब अदरवाइज नुकसान है उसको। तो ऐसा करके फिर दिंगबुचे में वो 2 नाइट वहाँ पे स्टे करता है। फिर लबुचे से फिर जाता है वो गोरख से बेस कैंप। ऐसा करके वो हर दिन कितने घंटे का वॉक होता है?
उसमें नॉर्मली आप लगा लो 5 से 6 घंटे का, 5 to 6 hours। हाँ, इतना टाइम लगता है उसमें। तो एल्टीट्यूड धीरे धीरे गेन होता है, तो उसके साथ आपका बॉडी भी जो है एल्टीट्यूड प्लस जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है वो सब आप अडॉप्ट करते हैं, तो आप फिट होके जाते हैं। तो इसलिए भी जो है वो कराते हैं कि भाई लंबा आप ट्रैकिंग करके जाएंगे तो आगे आपको इजी होगा। बेस कैंप में प्रिपरेशन चलता है, ये सब करके आपने वहाँ पे पूजा होता है, एक पूजा हो जा करके शेरपा ट्रेडिशनल से पूजा किया जाता है, अपने उससे भी आप कर सकते हो। पूजा हो जा होता है, पूजा करने के बाद फिर रोटेशन चलता है। फिर कैंप 1 पहले आपको टाइम दिया जाएगा। फर्स्ट जिस दिन आप बेस कैंप से आगे के लिए कैंप 1 के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट दिन आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि इतने बजे तक, सपोज हम लोग 4 बजे चले तो 9 बजे तक जो जहाँ पहुँचेगा वहाँ से वापस आएगा। एंड ये टारगेट कौन देता है? लीडर। ओके, आपका जो एक्सपीडिशन वाला भी होता है, लीडर भी होता है कि भाई 11 बजे आप जो जहाँ पहुँचेगा वहाँ से वापस आएगा। तो फर्स्ट डे उनको फिर वो जहाँ पहुँचते वापस आ जाते हैं। उसके बाद एक दिन दाएं बाएं ये बेस कैंप के बाद नेक्स्ट डे आप बेस कैंप? नहीं, बेस कैंप में 2-4 दिन तो लगाना ही पड़ता है आपको। 2-4 दिन लग ही जाता है, क्योंकि आपको सेटअप करना है, अपने टेंट में सेटअप करनी है, अपने कुछ सामान को चेक करना है, थोड़ा सा आपको वहाँ पे प्रैक्टिस भी करना है आइस में, उसमें क्रैम्पोनिंग से, क्योंकि कई लोगों ने नया सामान खरीदा होता है तो यूज टू करनी पड़ती है उससे। तो इसलिए जो है कुछ दिन 2-3 दिन तो वहाँ पे आइस में आप 2-4 घंटे करते ही हैं। उसके बाद फिर वो जाते हैं, फिर एक दिन रेस्ट करने के बाद कैंप 1 जाते हैं। कैंप 1 में 1 नाइट वहाँ पे रह के वापस आ जाते हैं फिर। ओके, कैंप 1 कितने ऑल्टीट्यूड पे है? एल्टीट्यूड के लगभग 19,000 फीट पे है वो। 17 से आप 19 गए, फिर वापस आ गए। तो वो करके आप वापस आते हैं, फिर जाते हैं आप लोग। उसके बाद जाते हैं कैंप, उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर मौसम को देखते हुए आप कैंप 1 से फिर आप जाते हैं कैंप 2। एक नाइट कैंप 1 में रुके, नेक्स्ट डे आप जाइए कैंप 2। कैंप 2 में फिर एक नाइट रुकते हैं आप, या 2 नाइट रुकते हैं। कई बार अलग अलग टीम का अलग अलग प्लानिंग होता है। किसी का पहले से ही एक्लेमेटाइज होके आ रखे हैं तो वो ज़्यादा दिन भी वहाँ पे रहता है, वो आगे कैंप 3 भी टच कर लेता है। जिनका 1-2 महीने से एल्टीट्यूड में नहीं गया है तो फिर वो स्लो करता है और वो जाता है, फिर कैंप 2 से फिर वापस आता है दोबारा। और कैंप 2 कितने? कैंप 2 से फिर बेस कैंप वापस। कैंप 2 के ऑलमोस्ट है 21,500 फीट, 21,500 फीट के एल्टीट्यूड में है। तो वहाँ पे वो 1-2 नाइट रहता है, फिर वापस आता है सीधे बेस कैंप। उस दिन डायरेक्ट आ जाता है बेस कैंप। कैंप 1 में रुकने की ज़रूरत नहीं, सीधे बेस कैंप। फिर जैसे मैं प्लान करता हूँ तो मैं फिर वापस जाता हूँ, क्या कहते हैं, ये कैंप 2 जाने से पहले कैंप 1 का आधा करके कैंप 1 जाके फिर मैं वापस आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लबुचे एक पीक है, लबुचे एक जगह है जो ट्रैकिंग में रास्ते में पड़ता है, वहाँ से अंदर को एक पीक है, लबुचे पीक ही बोलते, लबुचे ईस्ट बोलते हैं उसको। वो ऑलमोस्ट 20,200 के आसपास उसकी हाइट है। तो मैं अपनी टीम को वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ पे वो पीक कराता हूँ। वो पीक करा के पहले तो 2017 में तो पीक में ही मैंने अपनी टीम को पीक में ही जो टेंट लगा के रखा था एक्लेमेटाइज करने के लिए। अच्छा। और बाद में क्या होगी, वो एरिया थोड़ा ख़राब हो गया तो हमने वहाँ से 100 मीटर नीचे सेफ जगह था, वहाँ पे अपना टेंट लगा के वहाँ पे रुके हम लोग। 2018 में भी मैंने यही किया था, उसमें रुके थे। तो 2018 में भी सेम ऐसे ही करके, जिससे कि आपको खुम्बू आइस फॉल में जो डेंजरस पॉइंट है उसमें 2-3 रोटेशन, जो आप 3-4 रोटेशन करते हैं वो कम हो जाता है। ओके। तो वहाँ करने के बाद वापस आते हैं, फिर हम जाते हैं सीधे कैंप 2। तो 1-2 रोटेशन हमारा वो बच गया। तो कैंप 2 से कैंप 3 टच करते हैं। कैंप 3 में कई बार एक नाइट भी रुकते हैं, कई बार नहीं भी रुकते हैं, और फिर वापस आते हैं। फिर यहाँ पर काला पत्थर है एक, काफ़ी एवरेस्ट ट्रैकिंग का या एवरेस्ट का काला पत्थर, वो भी ऑलमोस्ट 19,000 फीट पे है। तो वो एक फेमस जगह है। तो वहीं से एवरेस्ट का जितने भी फोटोग्राफ आप देखेंगे, बहुत अच्छे जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको काला पत्थर से मिलेगा। अच्छा। तो बहुत सारे फोटोग्राफर पूरे रात भर वहाँ बैठे रहते हैं, टेंट लगा के रहते हैं। काला पत्थर के वहाँ पर अच्छी जगह है। तो वहाँ पे वो काला पत्थर इसलिए है कि सारे रॉक्स काले हैं वहाँ। अच्छा। तो वहीं पे कैंप लगाते हैं, तो वहीं से वो लोग फ़ोटो शूट करते हैं।
तो अर्ली मॉर्निंग यदि आप जाते हैं, मौसम साफ है, तो बहुत ही खूबसूरत आपको एवरेस्ट का व्यू बनता है वहाँ से। तो वहाँ जाते हैं, तो ऐसे करके आप रूटीन करके फिर फाइनल पुश होता है। फाइनल पुश में फिर आप सीधे सबमिट करें Camp 3 से। बेस कैंप से सीधे कैंप 2, कैंप 2 से कैंप 3, कैंप 3 से कैंप 4, उसी रात को आप सबमिट वापस यदि फिजिकली आप ठीक है कैंप 2। तो आप जब फाइनल सबमिट के लिए जाते हैं, शुरू आप बेस कैंप से ही करते हैं? हाँ, ओके। कितने देर में कैंप 2? कैंप 1 को छोड़ देते हैं, कैंप 2 सीधे, कैंप 2 से नेक्स्ट डे ही कैंप 3। तो कैंप 2 में जाके हॉल्ट करते हैं एक रात। एक रात का। हाँ, फिर वहाँ से कैंप 3 से कैंप 3 में एक नाइट, वहाँ से नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं कैंप 3, समिट कैंप, साउथ कोल जिसको बोलते हैं, 26,200 के आसपास है वहाँ पे। वहाँ से रात को फिर क्लाइंबिंग शुरू करते हैं। तो वो जो समिट कैंप है, वहाँ पे लीडर या एक्सपीडिशन के साथ जो टीम लीडर है या लीडर है, उसको अपने टीम का पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा मेंबर किस स्पीड में जाता है, किस स्पीड में सबमिट का। तो ये जब जाते हैं तो एक साथ पूरी टीम जाती है या अपने अपने स्पीड से जाते रहते हैं? मैं अक्सर क्या करता हूँ, मेरा जो अपना है, मेरे को पता लग जाता है कि मेरे टीम के मेंबर कौन कौन सा किस स्पीड पर जाने वाला है। अब मेरा कैलकुलेशन ये रहता है कि मेरी टीम पूरी एक साथ टॉप में पहुंचे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी टीम लीडर ही चाहेगा। हाँ, तो मैं आइडिया लगा लेता हूँ कि इसको मेरे को जो है 8 बजे छोड़ देना चाहिए यहाँ से। तो उसको शेरपा के साथ 8 बजे निकाल देता हूँ मैं। सपोज 2 मेंबर को निकालनी मैंने, 8 बजे निकाल के 2 को मैंने 9 बजे निकाला, और 2 सुपर है जो अच्छे क्लाइंबर है यदि, तो उनको बोला 9:30 बजे निकलना तुम। तो वो गैप वहाँ पहुँचने तक लगभग सब साथ में पहुँचते। तो अब मैं जितने बार भी गया, मेरी पूरी टीम पहुँची उसी वहाँ पे टॉप में। तो 2017 की यदि मैं बात करूँ, तो पहला एक्सपीडिशन, पहला जो हमारा समिट टीम थी वो फेल हो गया था वेदर ख़राब के कारण। बहुत बड़ा विंडी बहुत था, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पर बाकी टीमों को भी। उसको मैंने वापस बुला लिया। तो सेकंड हम लोग गए, और उस दिन भी मौसम, जब साउथ कोल पहुँचा था, बादल थे और लास्ट विंडो था वो। मतलब ये था कि हो गया तो हो गया, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो ONGC की एक तो पहली टीम थी, दूसरा मैं भी बहुत प्रेशर में था। नीचे उनके जो ऑर्गेनाइजर थे ONGC की जो वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। तो जब साउथ कोल पहुँचे हम लोग 4 मेंबर, और वहाँ से जब निकले रात को, तो 2 मेंबर को मैंने पहले निकाल दिया था लगभग 8 बजे के आसपास, और हम लोग निकले 10 बजे। तो जब हम निकले 10 बजे रात को, तो थोड़ा बर्फ़ का वो आ रहा था ना, क्योंकि अंधेरा है, टॉर्च लाइट है तो आसमान तो दिखता नहीं है, वो ऐसा दिखता नहीं है टॉर्च की उससे ना। तो मैं सोच रहा था हवा से ये छोटे छोटे वो आ रहे हैं, ब्लीडर से बर्फ़ के कण आ रहे हैं, ऐसा मेरे को फील। जब बालकोनी में पहुंचा, तो जब मैं बालकोनी पहुंचा था, मेरे 2 मेंबर बालकोनी के नीचे थे। तो बालकनी में हम ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करते हैं। तो मैंने कहा चलो, इनको मैंने क्रॉस किया, दोनों मेंबर को बालकनी में जाके मैंने ऑक्सीजन चेंज किया, अपने मेंबर का भी ऑक्सीजन चेंज किया। साथ में हमारे शेरपा गाइड भी थे। मैंने कहा इनको आने देंगे। तो मैंने पानी निकाल के पी के, मैंने टॉर्च ऑफ करके मैंने यूँ देखा तो पूरा पैक था वेदर ना। मैंने कहा ये तो आप सोच सकते हो वहाँ पर इतना ज़्यादा मैं डर गया था कि अब तो चांस ही नहीं है सबमिट होना है ना, पूरा बादल था और छोटे छोटे वो बर्फ़ के कण आ रहे थे, लेकिन विंडी नहीं थी, हवा नहीं था। तो मैंने मेरे साथ जो मेंबर था, मैंने कहा ऐसा करो मेरे पीछे आओ। उसको जो मैंने कहा एक मेंबर तो चढ़ जाए कम से कम, बाकी ये आते रहेंगे। मैंने कहा चलो, उनको मैंने वो आते रहेंगे। मैंने कहा निकलो मेरे पीछे आओ तुम। और मैंने अपना लोगों को क्रॉस करते रहा, जो आगे जा रहे थे उनको क्रॉस करते रहा, और फिर आगे गया। एक जगह पूरी जाम लगी हुई थी, आगे जा रहे थे तो रोप मिली ना, मैं उनको बोल रहा यार मेरे को जाने दो, आगे जाने दो। माने फिर एक शेरपा को भी बोला, मैंने कहा यार अपने लैंग्वेज में बोल इनको, हमें जाने दो। तो कोई सुनने कोई नहीं, क्योंकि उस एल्टीट्यूड में सुनाई भी नहीं देता कि ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें, हेलमेट, ऑक्सीजन, कई चीज़ें लगी हैं आपकी, और फिर थका भी होता है आदमी, दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो फिर साइड में एक रोप और लगी थी, मैं वहाँ से निकल गया आगे। मैंने उसको बोला पीछे आ जाओ। निकले हम लोग वहाँ से, फटाफट निकले। आगे एक जाम और लगी हुई थी, एक टीम का और लगे हुए थे वहाँ पर, वही था।
फिर उसको भी क्रॉस करके निकल गए हम लोग। आगे गए तो लकीली जो है समिट में पहुंचे तो विंडी तो था हल्का सा, पर यह था कि विजिबिलिटी थी, अच्छी खासी विजिबिलिटी थी। और फटाफट फ़ोटो खींचा हमने। मैंने कहा बाकी टीम को देखते हैं क्या है, पहले यहाँ से हिलेरी स्टेप तो क्रॉस कर ले, नहीं तो फिर वहाँ जाम में फंस जाएंगे। मैं फ़ोटो खींचे, कुछ सेल्फी भी वो किया, एक वीडियो बनाई उसने, और फिर हम वहाँ से नीचे आए। नीचे आके हिलेरी स्टेप के नीचे, हिलेरी स्टेप क्रॉस कर रखा था मेरे 2 मेंबरों ने जो पीछे से थे। कितना टाइम लगता है हिलेरी स्टेप से ऊपर? हिलेरी स्टेप से ज़्यादा दूर नहीं है, नॉर्मल आदमी को आधा घंटा भी नहीं लगता है उसको करने में। और हिलेरी स्टेप में क्रॉस करने वाले थे वो लोग, मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा फटाफट फ़ोटो खींच के आ जाओ, मैं बालकोनी में आपका वेट करता हूँ। फिर हम वहाँ से नीचे आए, फिर बालकोनी में आ गए तो बहुत तूफान चल रहा था काफ़ी। उसके बाद तो काफ़ी ब्लिजर्ड ये सारा चल रहे थे, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है मौसम। उन्होंने किया फिर? हाँ, उन्होंने किया, सबमिट किया। तो हमारे 4 लोगों ने सबमिट किया। और उस साल बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी तो हुई, साथ में फर्स्ट बैड केसेस बहुत थे। तो जब नीचे आए हम लोग, और मैंने अपनी टीम को वहीं रोका था। लास्ट विंडो था, 27 को मैंने सबमिट किया, 28 को मेरी सेकंड टीम ने सबमिट किया, जो टीम फेल हो गई थी पहले। तो जब 28 को सबमिट किया, सिर्फ हमारी टीम थी, कोई भी नहीं था, सब निकल चुके थे वहाँ से। तो उस साल सबसे कम सक्सेस था लोगों का, और सबसे ज़्यादा हर टीम में किसी न किसी को कोई फर्स्ट बाइट कुछ ना कुछ हो रखा था। तो जब बेस कैंप में वहाँ पे आते हैं, काठमांडू पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे एक डाटा पूरा एवरेज का 8000 मीटर के डाटा कलेक्ट करने वाले आते हैं। तो उन्होंने जब डाटा कलेक्ट किया तो उन्होंने बोला भाई आपकी टीम ही एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों ने सबमिट किया और सबसे सेफ आप ही लोग आए, अदरवाइज हर टीम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही। तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छा एजेंसी का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिस एजेंसी का बैकअप अच्छा हो। तो जिस एजेंसी यदि अच्छा है तो उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे कंप्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि लाइफ वाला सवाल है उस एल्टीट्यूड में। इसलिए जो एजेंसी वेल इस्टेब्लिश है और जिसका कम्युनिकेशन से लेके सारा कुछ अच्छा है, इसको आप सेलेक्ट करिए। तभी आप, यदि आप जा रहे हैं तो फिर वही हिसाब से आप क्लाइंबिंग करिए जो बता रहा हूँ। और मेन है ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा रीफिल यूज़ मत करो, ब्रांड लेने की कोशिश करो। रेगुलेटर मार्क से जिस एजेंसी से भी आप डील करते हैं उसको बोलना है कि मेरे को ब्रांड न्यू चाहिए, रेगुलेटर मार्क्स ऑक्सीजन ब्रांड न्यू चाहिए, और 2 पेयर चाहिए। तो कभी कभी एक पेयर ख़राब हो जाता है, तो कम से कम दूसरा पेयर है तो आदमी। मास्क की बात करें आप, जो मास्क भी, रेगुलेटर भी, क्योंकि वहाँ लो प्रेशर है तो बहुत सारे टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उधर ना। तो इसलिए हर क्लाइंबर को मैं यही बोलूँगा कि आप स्लो करिए, डायरेक्ट सीधी जो है आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पर बहुत डिफ़िकल्टीज काफ़ी हो जाता है। इसलिए आप स्लो प्रॉपर प्रोसीजर करें तो नेचर वहीं पे रहेगा, लाइफ नहीं रहेगा। इसलिए लाइफ को भी रखना है साथ में, और सक्सेस के साथ जो है सही सलामत नीचे आएंगे तो नेचर को हल्के में नहीं ले सकते। यस, बहुत पावरफुल है। अभी की डेट में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स पे बहुत जोर है, सरकार का भी एंड प्राइवेट सेक्टर्स का भी, कॉर्पोरेट एमएनसीज भी हैं जो बहुत स्पॉन्सर करती हैं। माउंटेनियरिंग में आपको क्या लगता है कि इंडिया में माउंटेनियरिंग में लोग बाग उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद अभी हमारे यूथ या बच्चे उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं? जैसे यूरोप वाले हैं, यूरोप में उतने माउंटेन्स नहीं हैं बट एल्प्स रेंज है, बट मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो यूरोपियंस बहुत आते हैं जो नेपाल आके सबमिट कर रहे हैं, या बाकी जगह भी सबमिट कर रहे हैं। हम लोग अभी शायद छोटे मोटे ट्रैकिंग पे ही ज़्यादा अपने आप को फोकस कर पाते हैं, और एक्सट्रीम माउंटेनिंग के लिए बहुत ही कम इंडियंस हैं। तो इसका सबसे मेन कारण तो है कि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत ज़्यादा महंगा है। अदरवाइज हमारे इंडिया में बहुत सारे माउंटेन हैं, 7000 के 7000 प्लस के बहुत अच्छे पीक से हैं, और फॉरेनर भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे वो पीक करने के लिए। तो इसके लिए मेन एक्सपेंसिव तो है ही है, बहुत महंगा है। प्लस
इसके लिए जो है कि आपको एक थोड़ा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट यदि मिले, कुछ स्टेट में है जहाँ पे अच्छा लोगों को जो है सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट, और कंटिन्यू इतना भी गवर्नमेंट भी इतना कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको इस फील्ड में यदि आगे ट्रेनिंग वो करना है, कंटिन्यू करनी है, तो आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। स्पॉन्सर में गवर्नमेंट तो इतना बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं करेगा, क्योंकि उनके बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। मेन तो है कि रूल कि बाकी हर स्पोर्ट्स के लिए एक रूल बना रखा है गवर्नमेंट ने कि किस में कितना फंड होगा, और जैसे ओलंपिक में कौन कौन सी गेम होगा, एशियाड में कौन कौन सी गेम होगा, ऐसी माउंटेनिंग जो है कहीं पे भी नहीं है ना। तो एक तो ये कारण है, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं बनी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग के हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं है। दूसरा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप यदि सपोज एवरेज जाते तो 2 महीना तो आपको वो चाहिए, पहले प्रिपरेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबा वो है और एक्सपेंसिव भी है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं, उनको आगे आना चाहिए इसके लिए, और जिससे कि यूथ मोटिवेट हो। जैसे मैंने अभी ONGC की बात करी, तो ONGC ने पहला कॉरपोरेट कंपनी है ONGC जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने इंजीनियर्स को, अपने जोलॉजिस्ट को, उनको उन्होंने मोटिवेट किया माउंटेनियरिंग में। वो लोग कर रहे हैं अभी, सभी लोग कर रहे हैं। उन्हें एवरेस्ट भी किया 7000, बहुत सारे पीक किए, 8000 का कंचनजंगा भी किया। अभी भी वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने छुट्टियों में भी कर रहे हैं। तो वो उनकी शुरुआत थी, उनके कंपनी ने उनको मोटिवेट किया। तो ऐसी मैं समझता हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट भी जो है, भारत सरकार भी प्राइवेट कंपनियों को मोटिवेट करे, वो अपने ही एम्प्लॉयज़ को बेसिक कराए, शुरुआत से कराए। पहले एडवेंचर कराए, कहीं ट्रैकिंग कराए, कुछ एक फुट हिल में ले जाए, फिर एल्टीट्यूड में ले जाए, फिर आगे कोर्सेज कराए। तो ये करने से क्या होगा कि मैं 100% बोल सकता हूँ, उस कंपनी को फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। एक तो टीम वर्क बहुत अच्छा होगा, और दूसरा आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा उसको। वो खुद रियलाइज़ करेगा आउटपुट। मैं इतने साल से करता हूँ, तो यदि एवरेजन मैं कहूँ महीने का, तो महीने का एवरेजन मैं कहूँ तो 6-7 लोग मेरे को रोज़ फ़ोन करते हैं, न्यू लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर लेके विचार करते हैं। और मेरे को भी अच्छा लगता है किसी को गाइड करना, और मैं आउट ऑफ वे जाके भी उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स भी करते हैं कॉल कि यार सीट करा दो वहाँ पे, तो सीट है नहीं, वैकेंसी बहुत है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो वो लोग भी एकदम से सीट नहीं कर पाते, क्योंकि ऑनलाइन है, RTI लग जाता है कई बार। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है या इंचार्ज है, उनके लिए भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कुछ इंस्टीट्यूटों में मैं मेंबर हूँ, तो उसका भी एक थोड़ा सा बेनिफिट होता था, और उसमें जान पहचान है काफ़ी अच्छे, तो उनका हेल्प मिल जाता है मेरे को भी। तो मैं बात करके कहीं पे सीट यदि हो भी गया उनका, तो उनके पेरेंट्स जब वो कोर्स करके आता है, वो 28 दिन 26 दिन का जो कोर्स करके वो लड़का वापस घर आता है, तो उनका पेरेंट्स बकायदा मेरे को फ़ोन करते हैं कि ये तो चेंज हो गया पूरा ही। मैंने क्या चेंज आ गया? बोला तो पानी नहीं उठाता था, अब तो किचन में भी खाना पकाता है, अपना कपड़े खुद ही धोता है। तो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, और तीसरा, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने का उसको एक वो रहता है। तो ये पूरा चैलेंजिंग गेम है। तो जब ये चीज़ें सब करके आएगा, तो जब अपने चेयर पे वो बैठेगा, तो टेबल पे वो अपना अच्छा आउटपुट देगा। तो ये चीज़ें हमें अपने कॉर्पोरेट कंपनियों के जो चेयरमैन है या जनरल मैनेजर, इनको यदि हम बोलें और इनसे यदि हम जॉइंट वेंचर बनाए गवर्नमेंट के साथ, ऐसा कुछ करके, और वो लोग भी थोड़ा सा यदि इस पे इंटरेस्ट रखे ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो ऐसे हैं जिनको हाई BP वाले हैं, या फिर डायबिटीज़ वाले हैं, या ऐसे हार्ट अटैक से रिलेटेड, ये काफ़ी कम हो जाएगा। अब देखो, मेरे ख्याल से, मैं काउंट तो मेरे को क्लियर एग्जैक्ट नहीं पता, पर काफ़ी लोग जो है हार्ट अटैक से मरते हैं। उसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी कितना खर्चा है उसके ट्रीटमेंट के लिए, कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है ना, और डिपार्टमेंट भी सफ़र कर रहा है, और हॉस्पिटलों में इतना ज़्यादा वो हो जाता है, क्या वो डायबिटीज़ है, ये काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो हम
वो कर रहे हैं, तो इस फील्ड फिजिकल के ऊपर भी हम यदि थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दे, और ये गेम तो अपने आप में एक बहुत ही वो है, वेट कम करना है तो आप ये यकीन करोगे वेट इतना फास्ट कम हो जाता है इसमें, जो उस एल्टीट्यूड में आप तो फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो ऐसे हर कॉर्पोरेट कंपनी को, हर उसको चाहे तो गवर्नमेंट भी कर सकता है, तो ऐसे कुछ स्टेट है जिसमें बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ हैं, और मैं तो कहूँगा कि कॉर्पोरेट कंपनी को आगे आना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, एक एल्टीट्यूड तक उनको, बिल्कुल एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर सकते हैं। हाँ मैंने एक वो किया था, मैंने एक अपने दोस्त को ही बोला था कि आप ऐसा कर सकते हो कि इस तरह से एक डेवलप करो, और एक बहुत अच्छा जो है इसमें आउटपुट जाएगा, और वो शुरू भी किया उसने, तो उसको अच्छा वो मिल रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने बोला कि वास्तव में दिख रहा है वो चीज़, पेरेंट्स के तो मैंने बताया आपको, उसको वो मिल रहा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये पार्ट ऑफ द लाइफ। इस टाइप से कुछ यदि एक शेड्यूल बना दे कंपनियां, तो बहुत अच्छा वर्क कल्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और बताऊंगा मैं, आप जितने भी युवा हैं या जो भी है आउटडोर जाना चाहते हैं, आउटडोर जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं आउटडोर, ट्रैकिंग करते हैं, हाई टू ट्रैक में जाते हैं, माउंटेनिंग में जाते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भी नहीं तो आपको मसल में इंजेक्शन लगाना तो आना ही चाहिए, और किस एल्टीट्यूड में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस एल्टीट्यूड का कुछ दवाइयाँ हैं, और लूज मोशन है, इस टाइप से जो कुछ दवाइयाँ हैं वो हमेशा फर्स्ट एड किट साथ में होना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखना चाहिए, और वो सामान साथ में लेके चलना चाहिए। बाई चांस खुद को या किसी को यदि ऐसा कुछ होता है तो वो सेव कर सकता है उसको, बिल्कुल जान बच सकती है। थैंक यू लवराज, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस पूरे पॉडकास्ट को देख के बहुत सारे जो यूथ हैं एंड कई सारे एम्प्लॉयज़ वो भी सोचेंगे कि हम भी एक्सपीडिशन करते हैं। हो सकता है एवरेस्ट ना सोचें, बट 6000 प्लस 7000 में कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 8th समिट। आप जल्दी ही शायद मेरे को खबर मिलेगी कि आप 8th समिट करके आ गए हैं वापस फिर से। थैंक यू। और मैं आपका चैनल देखते रहता हूँ, और मैं आपके व्यूअर से भी बोलूँगा कि बहुत अच्छा मोटिवेट करने वाला आपका ये चैनल है, और बहुत सारे मैंने आप लोगों का वो देखा है, इंटरव्यूज़ इसमें देखा है, और काफ़ी बीच बीच में मैं भी देखते रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप आगे भी इस तरह से बनाएं, और लोग देखेंगे और मोटिवेट होंगे। थैंक यू। Thank you so much and wish you all the best.